लड़की ने एक बूढ़ी औरत से फूलों का गुलदस्ता खरीदा और बदले में उसे अचानक एक जादुई ब्रेसलेट मिला। इसे पहनते ही न सिर्फ उसके चेहरे के निशान और मुंह से गायब हो गए, बल्कि अब वो अपनी मर्जी से अपना रूप बदल सकती थी। इसने सू चांग की मामूली सी जिंदगी को पूरी तरह पलट दिया और उसकी किस्मत चमक गई। वो एक ब्यूटी क्वीन बन गई, इंडस्ट्री की टॉप मॉडल बन गई और यहाँ तक कि जिस लड़के को वो पसंद करती थी वो भी उसे पहली नजर में देखते ही उसका दीवाना हो गया। 3 महीने पहले सू चांग एकदम साधारण लड़की थी, यहाँ तक कि उसकी अपनी बहन भी हमेशा उसके बिखरे हुए हुलिये की वजह से उसका मजाक उड़ाती रहती थी। तैयार होने के बाद सू चांग एक बड़ी ब्यूटी कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंची। अपनी सादगी की वजह से उसने एलिवेटर में बाकी लड़कियों को देखा, जिनके ग्लैमरस कपड़े देखकर उसे थोड़ा अजीब और छोटा महसूस होने लगा। इंटरव्यू लेने वाले ने उसकी फोटो देखी और उसके असली चेहरे में बहुत फर्क पाया। सू चांग ने इंटरव्यूअर को करारा जवाब दिया। इंटरव्यू में फेल होने के बाद वो पार्क में अकेली बैठकर अपना गम भुलाने की कोशिश करने लगी। उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया जो माफी मांग रही थी, पर उसने अपने दोस्त का दिल रखने के लिए सारा इल्जाम खुद पर ले लिया। कॉल कटने के बाद सू चांग ने देखा कि एक लड़का उसके बगल वाले बेंच पर बैठा है। उसके बैग में भी एक रिज्यूमे था, तो सू चांग को लगा कि वो भी इंटरव्यू में फेल हो गया है और उसने अपना दुख बांटने के लिए उसे अपनी ड्रिंक ऑफर की, पर उस लड़के ने चुपचाप अपनी कॉफी उठाई और पीने लगा। जैसे ही सू चांग ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की, एक क्लीनिंग लेडी ने उसे बीच में ही टोक दिया। पता चला कि वो लड़का पहले ही जा चुका था और पीछे एक किताब और तोहफों का बॉक्स छोड़ गया था। उसी वक्त सू चांग को अपने हाई स्कूल से एल्यूमनाई मीट का इनविटेशन मिला। उसे तांग ची की याद आई, वो क्लास वाला लड़का जिस पर उसे स्कूल के टाइम से क्रश था। उसी वक्त तांग ची को भी वही गैदरिंग का इनविटेशन मिला। उसका दोस्त गुयू आया और पूछने लगा कि क्या वो जाएगा। पहले तो तांग ची का कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर जैसे ही उसने सू चांग का नाम सुना वो तुरंत राजी हो गया। पुरानी बात है, जब वो प्लेग्राउंड में दौड़ रहा था तब सू चांग उसके पीछे भागती रहती थी। सू चांग के लिए ये अपने क्रश का पीछा करना था, पर तांग ची को लगता था कि सू चांग उसे चैलेंज कर रही है और हार मानने को तैयार नहीं है, इसलिए वो किसी भी हाल में जीतने के लिए पूरी जान लगा देता था। कुछ वक्त बाद सू चांग रियूनियन के लिए सज धज कर पहुंची, पर क्योंकि उसके पास हमेशा से बहुत ज्यादा ताकत थी, उसके पुराने दोस्तों ने उसे जबरदस्ती अपने हाथों से बियर की बोतलें खोलने को कहा। सू चांग का बिल्कुल दिल नहीं था, फिर भी माहौल ना खराब हो इसलिए वो मान गई। पर तभी वहाँ तांग ची को देखकर वो एकदम हैरान रह गई और वहीं जम गई। जैसे ही उसने आखिरी बोतल खोली, बियर उछलकर सीधा उसके चेहरे पर गिर गई और उसके क्रश के सामने उसका तमाशा बन गया। सू चांग को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। सारे लोग उसकी हालत देखकर हंसने लगे, लेकिन तांग ची ने उसकी फोटो खींचने को कहा क्योंकि उसे लगा कि वो इस हालत में बहुत ही बेकार और बुरी दिख रही है। तांग ची की बातें उसे बिजली के झटके जैसी लगी, जिसने उसकी हिम्मत को चकनाचूर कर दिया। दिल टूटने के बाद वो रोते हुए वहाँ से भाग गई और सीधा घर पहुंची। असल में सू चांग स्कूल के दिनों से ही अपने लुक्स को लेकर काफी परेशान रहती थी। उसकी एक बड़ी बहन थी जिसे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की माना जाता था। लोग हमेशा उन दोनों की तुलना करते थे। उस वक्त सू चांग को उसके माँ बाप का बहुत प्यार मिला, इसलिए उसने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसने असल दुनिया में कदम रखा तब उसे एहसास हुआ कि अच्छी शक्ल होने के कितने फायदे होते हैं। वो पहले से ही जॉब इंटरव्यू में फेल होने की वजह से दुखी थी और अब जिस लड़के को वो पसंद करती थी उसने उसे बदसूरत कह दिया था। उसी पल उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। घर जाते वक्त उसे एक बूढ़ी फूल बेचने वाली औरत दिखी। सू चांग का दिल बहुत साफ था, उसने सारे फूल खरीद लिए ताकि वो बूढ़ी औरत जल्दी घर जा सके। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उस औरत ने उसे एक बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट दिया। पहले तो सू चांग को लगा कि ये कोई मामूली सा ब्रेसलेट है, लेकिन तभी एक जादू हुआ। ब्रेसलेट से अचानक एक तेज रोशनी निकली। जैसे ही रोशनी कम हुई, सू चांग एक बेहद खूबसूरत लड़की में बदल चुकी थी। उसे इस बदलाव का पता तब तक नहीं चला जब तक वो फूल लेकर घर नहीं पहुंची और अपने माँ बाप से नहीं मिली, जिन्होंने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। उनके रिएक्शन से हैरान होकर सू चांग ने पास खड़ी एक कार के शीशे में अपनी शक्ल देखी। वो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपना छोटा आईना निकाला। लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, वो वापस अपने पुराने रूप में आ चुकी थी। अगले दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे खुश करने की कोशिश की। सबसे पहले उसने फोन करके बताया कि तांग ची पिछली रात की बातों के लिए उससे माफी मांगना चाहता है। सू चांग बहुत खुश हुई और उससे मिलने पहुंच गई, लेकिन सू चांग ने कितनी भी कोशिश की, तांग ची ने माफी मांगने से मना कर दिया। उल्टा उसने ये कह दिया कि उसे खुद सोचना चाहिए कि उसने अपनी ऐसी हालत क्यों होने दी। सू चांग वहाँ से मुड़कर जाने लगी। जैसे ही वो कैफे से बाहर निकली, उसने देखा कि एक छोटा बच्चा अचानक सड़क के बीच में आ गया है। बिना कुछ सोचे वो उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। तांग ची भी उसी वक्त बाहर आया। उसने बच्चे को देखा और बचाने के लिए भागा, लेकिन वो बच्चे से काफी दूर था और समय पर नहीं पहुंच सकता था। बच्चे को बचाने के बाद सू चांग अचानक एक बिल्कुल अलग लड़की में बदल गई, मगर उस पल उसे अंदाजा भी नहीं
था कि उसका चेहरा बदल चुका है। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, तांग ची उसे एकटक देख रहा था और यहाँ तक कि उससे बात करने के लिए आगे बढ़ा। इससे पहले कि सू चांग अपनी बात पूरी करती, उसकी नजर तांग ची के चश्मे पर पड़ी, जिसमें उसे अपना बदला हुआ चेहरा साफ दिख रहा था। उसने यकीन करने के लिए अपना आईना निकाला। जो उसने देखा उस पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए उसने धीरे से तांग ची से पूछा कि उसे उसका चेहरा कैसा लग रहा है। तब जाकर सू चांग को एहसास हुआ कि वो कोई सपना नहीं देख रही थी। तांग ची को इग्नोर करके वो वहाँ से जाने लगी। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड का फोन आ गया। सू चांग के पास उसके सामने फोन उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस बिल्कुल अनजान सू चांग को देखकर उसकी सहेली बुरी तरह चौंक गई। सू चांग को अपनी पहचान साबित करने के लिए अपना फोन तक दिखाना पड़ा। पहले तो लिन युआन को यकीन ही नहीं हुआ, पर कुछ टेस्ट करने के बाद उसने मान लिया। काफी चर्चा के बाद उन्हें समझ आया कि सारी बात उस ब्रेसलेट में है, इसलिए वो वापस उसी जगह गए जहाँ बूढ़ी औरत मिली थी। पर वहाँ पहुँचने पर अखबार वाले ने बताया कि ऐसी कोई बूढ़ी औरत वहाँ थी ही नहीं। दोनों के पास घर जाकर कोई रास्ता निकालने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लिन युआन ने ब्रेसलेट उतारने की कोशिश की, पर चाहे वो कुछ भी कर लें, ब्रेसलेट सू चांग की कलाई से जैसे वेल्ड हो गया था। उसे निकालना नामुमकिन था। तभी सू चांग से गलती से ब्रेसलेट का स्विच दब गया। अचानक एक कंट्रोल पैनल सामने आ गया जो सिर्फ उसे दिख रहा था। उसने जल्दी से पावर बटन दबाया और तुरंत अपने पुराने रूप में वापस आ गई। ब्रेसलेट की ताकतों को जानने के लिए दोनों ने छानबीन शुरू की। पता चला कि इस ब्रेसलेट में कमाल के फीचर्स हैं। ये न सिर्फ उसे एक हसीन परी बना सकता था, बल्कि वो अलग अलग पहचान भी अपना सकती थी। सू चांग अपने सामने ढेरों कपड़े और ज्वेलरी देखकर एक्साइटेड हो गई। वो बार बार अपनी लुक्स और मेकअप बदलने लगी। जब तांग ची कंपनी में मीटिंग के लिए वापस आया तो उसने सू चांग के बदले हुए रूप का स्केच बनाया और कहा कि यही उसके प्रोडक्ट के लिए सबसे परफेक्ट चेहरा है। पर उसके पास कोई कांटेक्ट नहीं था, इसलिए उसने सबको उसे ढूंढने के काम पर लगा दिया। उधर सू चांग को की डोरी कंपनी से इंटरव्यू का बुलावा आया तो वो फूली नहीं समाई। उसे ये नहीं पता था कि तांग ची ही कंपनी का मालिक है, इसलिए वो अपने असली रूप में वहाँ पहुँच गई। अचानक सू चांग को देखकर तांग ची को लगा कि ये कोई धोखेबाज है जो सुंदर वाली सू मियाओ बनने का नाटक कर रही है। तांग ची ने सारा गुस्सा लिन यी पर उतार दिया। पहले तो लिन यी भी सादी सी दिखने वाली सू चांग को देखकर उलझन में थी। उसे लगा कि शायद तांग ची को ऐसी ही लड़कियां पसंद हैं, पर तांग ची ने पलटकर कहा, मुझे ऐसी लड़की कैसे पसंद आ सकती है। ये सुनकर सू चांग गुस्से में वहाँ से चली गई। हालांकि तांग ची उसे नफरत नहीं करता था। हाई स्कूल में सू चांग उसे छुप छुप कर पसंद करती थी। बचपन से ही बहुत ताकतवर होने की वजह से उसने एक बार अपना प्यार जताने के लिए तांग ची के सामने अपने खाली हाथों से अखरोट फोड़ दिए थे। उसके लिए तो ये प्यार का इजहार था, पर तांग ची को लगा कि ये उसे धमका रही है। इस सीन ने उसके दिमाग पर गहरा असर छोड़ दिया था। सू चांग वॉशरूम गई और अपनी बेइज्जती का गुस्सा निकालने के लिए अपना मेकअप धो डाला। उसने ब्रेसलेट का इस्तेमाल किया और वापस परी जैसी सू मियाओ बन गई और धमाकेदार एंट्री ली। बदला लेने के इरादे से उसे देखकर सब दंग रह गए। उसने तांग ची को पूरी तरह नजरअंदाज किया और गुयू से बात की। सू चांग ऐसा इसीलिए कर रही थी क्योंकि सालों पहले उसने तांग ची को रिजेक्ट किया था। फिर सू मियाओ बनकर उसने सबके सामने कंपनी के ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बुराई की और वहाँ से चली गई। गुयू को लगा कि सू मियाओ बहुत घमंडी है, उसे काम पर नहीं रखना चाहिए। पर तांग ची को लगा कि सू मियाओ वही परफेक्ट मॉडल है जिसकी उसे तलाश थी। पर गुयू टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने सू मियाओ को मनाने के लिए उसे सिर्फ एक दिन का वक्त दिया। तांग ची को शक हुआ कि सू मियाओ और सू चांग का कोई कनेक्शन है। वो सीधा सू चांग के घर पहुंच गया और सू मियाओ का नंबर मांगने लगा। सू चांग ने तुरंत कह दिया कि वो उसे नहीं जानती। तभी लिन युआन का फोन आया। उसने झूठ बोल दिया कि लाइन पर सू मियाओ ही है और तांग ची के साथ मीटिंग फिक्स कर दी। उसी शाम सू चांग सू मियाओ का भेस बदलकर तांग ची से मिलने पहुंची। ये जानकर कि तांग ची को चटक रंग और चमक धमक पसंद नहीं है, वो जानबूझकर सबसे चमकीले कपड़े पहनकर आई और वो डिशेज ऑर्डर की जो तांग ची को बिल्कुल पसंद नहीं थी। पर हैरानी की बात ये थी कि तांग ची ने सब बर्दाश्त किया। उसने न सिर्फ नाटक किया कि सब ठीक है, बल्कि वो चीजें भी खाई जिनसे उसे चिढ़ थी। उसे परेशान देखकर सू चांग मन ही मन खुश हो रही थी। वो तांग ची से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। ये जानते हुए कि तांग ची को सफाई बहुत पसंद है, उसने ब्रेसलेट से मच्छर इकट्ठे कर लिए। आखिर में सू चांग ने ब्रेसलेट से अपने शरीर पर रैशेज कर लिए। पर नफरत करने के बजाय तांग ची उसके लिए दवाई खरीदने लगा। उस पल सू चांग को लगा कि शायद सू मियाओ खूबसूरत है, इसलिए तांग ची की नजरों में वो जो भी करे वो सही है। साथ ही सू चांग ने सू मियाओ बनकर तांग ची को बेवकूफ बनाया। उसने तांग ची से सरेआम माफी मंगवाकर उसका वीडियो डाल दिया। तांग ची ने सब कुछ मान लिया ताकि सू मियाओ मॉडल बनने के लिए तैयार हो जाए। आखिर में सू चांग रोज सू मियाओ बनकर कंपनी में शूटिंग करने लगी। उसका असली रूप सू चांग छुट्टी लेना चाहता था, पर शूटिंग के काम की वजह से उसे मना कर दिया गया। इस चक्कर में उसे दो पहचानों के बीच भागना पड़ रहा था और वो
बुरी तरह थक चुकी थी। अपनी नौकरी पक्की करने के लिए सू चांग ने सू मियाओ बनकर सबके सामने अपनी ही तारीफ कर दी। हालांकि बार बार अपनी पहचान बदलने की वजह से उसका असली रूप कभी वहाँ मौजूद ही नहीं होता था। उसकी खुद की तारीफ सबको बहुत बनावटी लगती थी। शूट की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए गुयू ने ऑफिस की एक डिनर पार्टी रखी। जब उसने सू मियाओ को जाते हुए देखा तो तांग ची उसे पार्टी में बुलाने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन सू चांग, जिसके मन में तांग ची की पुरानी बातों की कड़वाहट थी, उसने तांग ची को भाव नहीं दिया और साफ मना कर दिया। बाद में पार्टी में ऑफिस के लोगों ने सू चांग को पूरी तरह नजरअंदाज किया। सिर्फ गुयू उसके पास आया और उसे थैंक यू कहा कि उसकी वजह से सू मियाओ कंपनी के साथ जुड़ी। लेकिन सू चांग को शूटिंग के लिए बार बार गायब होना पड़ता था, इसलिए इवेंट में उसकी मौजूदगी न के बराबर थी। सबको लगा कि इस इंटर्न को सिर्फ जान पहचान की वजह से नौकरी मिली है। काम के दौरान उसके बार बार गायब होने पर लोग ताने कसने लगे। सू चांग बहस नहीं करना चाहती थी। अपनी नौकरी बचाने के लिए वो बस माफी मांगती रही और एक के बाद एक वाइन के गिलास पीती गई। तांग ची ये सब देख रहा था। ड्रिंक्स के कुछ दौर के बाद सब गेम्स खेलने लगे। तांग ची ने कहा कि उसे वो प्यार पसंद है जो उसके माँ बाप के बीच है। पूरी जिंदगी सिर्फ एक इंसान से प्यार करना, क्योंकि उसे अब तक वो खास इंसान नहीं मिला था। उसने आज तक किसी को डेट नहीं किया था। उसकी ये बातें सुनकर सू चांग का चेहरा बन गया। स्कूल के दिनों में वो तांग ची को सिर्फ उसकी शक्ल की वजह से पसंद करती थी। उसे उसके असली स्वभाव का पता नहीं था। जब से उसने सू चांग की शक्ल का मजाक उड़ाया था, तब से उसने उसे पसंद करना छोड़ दिया था। अगली सुबह जब सू चांग की नींद खुली तो उसने खुद को तांग ची के बगल में लेटा हुआ पाया। तब उसे याद आया कि पिछली रात नशे की हालत में वो तांग ची को सहारा देकर उसके घर लाई थी। नशे में उसने तांग ची के अपार्टमेंट को अपना कमरा समझ लिया और वहीं सो गई। जैसे ही वो दबे पांव निकलने लगी, तांग ची जाग गया। एन वक्त पर सू चांग ने अपने ब्रेसलेट का इस्तेमाल किया और सू मियाओ बन गई। मुसीबत से बाल बाल बचने के बाद तांग ची पिछली रात की बातों को याद करने की कोशिश करने लगा। उसे बस धुंधला सा याद था कि उसने पजामा पहना और बिस्तर पर किसी को गले लगाकर सो गया। बाकी सब उसे याद नहीं था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने सू मियाओ को फोन करके सब साफ करने के बारे में सोचा। काफी देर हिचकिचाने के बाद उसने अपने दोस्त को सलाह के लिए फोन किया। बाद में तांग ची सू मियाओ के छोड़े हुए हेयर रबर को देखकर इमेजिन करने लगा कि वो उसके बिस्तर पर लेटी थी। आखिरकार उसने तय किया कि वो सू मियाओ को प्रपोज करेगा। शानदार परफॉर्मेंस की वजह से सू चांग को वक्त से पहले ही परमानेंट नौकरी मिल गई, पर ऑफिस में कोई भी इस बात से खुश नहीं था। उन्हें लगता था कि मामूली शक्ल वाली ये लड़की मार्केटिंग डिपार्टमेंट की इमेज के हिसाब से फिट नहीं बैठती। सू चांग ने ये सारी बातें पास में छुपकर सुन ली थी। सबका दिल जीतने के लिए वो सबसे मुश्किल काम करने लगी और घंटों ऑफिस में रुकी रहती। बाहर आसमान में बिजली कड़क रही थी। सू चांग वॉशरूम गई और अचानक आईने में अपनी शक्ल देखी। सू चांग और सू मियाओ के बीच बार बार बदलने से वो परेशान हो चुकी थी। उसे लगा कि ब्रेसलेट उतार देने से सब ठीक हो जाएगा, पर उसने कितनी भी कोशिश की, ब्रेसलेट उसकी कलाई से टस से मस नहीं हुआ। हार मानकर उसने घर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो वॉशरूम से निकली, उसकी टक्कर तांग ची से हो गई। पकड़े जाने के डर से वो पास के स्टोर रूम में छुप गई, लेकिन तांग ची ने उसके पैरों की आहट सुन ली थी। हैरानी में तांग ची स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। तभी बिजली कड़कने की आवाज से वो चौंक गया। उसने पास जाकर देखा तो सू मियाओ फर्श पर सिमटी बैठी थी। उस वक्त सू चांग कंफ्यूज थी कि वो किस रूप में है, तो उसने झट से तांग ची से पूछा, क्या मैं सुंदर हूँ? जब उसे यकीन हो गया कि वो सू मियाओ ही है, तो उसने उसी की आवाज में बात की। तभी फिर से जोर से बिजली कड़की। अपनी पहचान खुलने के डर से सू चांग ने स्टोर रूम की लाइट बंद कर दी और तांग ची को गले लगा लिया। तांग ची इस अचानक हुए हमले से एकदम सुन्न रह गया और उसे कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद सू चांग अपनी बेस्ट फ्रेंड से सलाह लेने भागी। अपनी असली पहचान बताए बिना वो घर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने लिन युआन से मदद मांगी। उसने अपने घर वालों को यकीन दिलाने के लिए लिन युआन के घर सोने का नाटक किया, पर उसकी बहन को शक था कि वो झूठ बोल रही है। उसके पेरेंट्स को हालांकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने सू चांग की बातों को सच मान लिया। आखिर में सू चांग वापस अपने असली रूप में आ गई। लिन युआन ने उससे पूछा कि इतनी खूबसूरत होने के बाद भी वो इतनी परेशान क्यों है। सू चांग ने बताया कि खूबसूरत होना अच्छा तो लगता है, लोग आपसे तमीज से पेश आते हैं, मौके ज्यादा मिलते हैं और दुनिया आपके साथ होती है, पर फिर भी उसे एक बेचैनी महसूस होती है। उसे पता था कि लोग उसके असली वजूद से प्यार नहीं कर रहे। दूसरी तरफ तांग ची ने सपने में देखा कि वो और सू मियाओ सुजियान और व्हाइट स्नेक की तरह है। जागने के बाद उसे स्टोर रूम वाली बात याद आई कि कैसे सू मियाओ ने लाइट बंद करके उसे गले लगाया था। वो बेचैन होकर सू मियाओ से मिलने के लिए सीधा सू चांग के घर पहुंच गया। पहले तो सू चांग ने मना किया, पर तांग ची की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। चूँकि सू चांग वापस अपने असली रूप में नहीं आ पा रही थी, इसलिए उसके पास वर्क फ्रॉम होम मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके इस फैसले की वजह से ऑफिस के साथ काम करने वाले लोग उसे ताने देने लगे। सू चांग ने अपने असली रूप में तांग ची को मैसेज
मैसेज करके प्रोजेक्ट की डिटेल्स मांगी, पर 20 मिनट बीत जाने के बाद भी तांग ची का कोई जवाब नहीं आया। तब लिन युआन ने सलाह दी कि उसे सू मियाओ बनकर मैसेज करना चाहिए। हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही तांग ची ने सू मियाओ का मैसेज देखा, उसने तुरंत रिप्लाई कर दिया। लिन युआन ने मजे लेने के लिए सू मियाओ बनकर कुछ और मैसेज भेजे, जिन्हें पढ़ते ही तांग ची ने सारा मटेरियल फौरन सू चांग को भेज दिया। असल में तांग ची जानबूझकर सू चांग को इग्नोर नहीं कर रहा था। जब मैसेज आया तब ऑफिस का नेटवर्क डाउन था, पर सू चांग को ये बात पता नहीं थी। उसे लगा कि तांग ची एक घटिया इंसान है जो सिर्फ शक्ल देखकर लोगों को अहमियत देता है। उसी शाम तांग ची ने सू मियाओ, सू चांग को एक नाव पर डिनर के लिए बुलाया। उसने बहुत रोमांटिक माहौल बनाया था। सू चांग का इरादा था कि वो तांग ची को उसकी औकात दिखाएगी और उसे रिजेक्ट करके हमेशा के लिए उसका पीछा छुड़ा लेगी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आसमान में फिर से बिजली कड़कने लगी और ब्रेसलेट खराब हो गया, जिसकी वजह से उसका रूप बार बार बदलने लगा। किस्मत से तांग ची ने अपनी आंखें बंद की हुई थीं, इसलिए उसने कुछ नहीं देखा। जैसे ही उसने अपने प्यार का इजहार खत्म किया, उसने देखा कि सामने वाली सीट खाली है। अपनी पोल खुलने के डर से सू चांग बीच नदी में कूद गई थी। तांग ची सन्न रह गया और उसे बचाने के लिए खुद भी पानी में कूद पड़ा, पर सू चांग के पास जादुई ताकत थी, इसलिए तांग ची उसका मुकाबला नहीं कर पाया। जब तक वो किनारे पहुंचा, सू चांग गायब हो चुकी थी। घर पहुंचकर सू चांग ने लिन युआन को तांग ची के प्रपोजल के बारे में बताया और उस रोमांटिक सीन का मजाक उड़ाया। लिन युआन तो हैरान थी, पर सू चांग ने उसे बहुत ही बोरिंग बताया। तभी तांग ची लिन युआन के घर पहुंच गया। तांग ची ने लिन युआन का झूठ पकड़ लिया और जिद करने लगा कि वो सू चांग से मिलकर ही जाएगा। सू चांग घबरा गई और ऊपर भागने लगी। तब उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर तांग ची बिना सोचे समझे अंदर भागा। गिरने का सारा गुस्सा सू चांग ने तांग ची पर निकाला और उसे वहीं बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। तांग ची को बहुत बुरा लगा और वो खुद को कोसने लगा। उसे लगा कि उसकी जिद की वजह से ही सू चांग को चोट लगी है। वो वहाँ से बहुत दुखी होकर चला गया। इस बीच सू चांग अस्पताल में भर्ती थी। उसने अपनी एक कलीग से अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने को कहा और मीटिंग के रिजल्ट का इंतजार करने लगी, पर उसकी उस कमीनी कलीग ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया। उसी वक्त ब्रेसलेट का अपग्रेड 90% तक पहुंच गया था। सू चांग को डर था कि रूप बदलते वक्त कोई उसे देख न ले, इसलिए वो वहाँ से निकलने लगी, पर अचानक उसकी टक्कर तांग ची से हो गई। हालांकि वो पट्टियों में लिपटी हुई थी, फिर भी तांग ची ने उसे पहचान लिया। अच्छी बात ये रही कि वक्त रहते उसका चेहरा पुराने रूप में वापस आ गया। तभी उसकी बहन भी वहाँ पहुँच गई, जो रात भर उसके गायब रहने से परेशान थी। माहौल को हल्का करने के लिए सू चांग अपनी बहन के पास गई। अपनी बहन का बदला हुआ रूप देखकर वो हैरान रह गई और उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। तभी डोरबेल बजी। लिन युआन को लगा कोई डिलीवरी वाला है। वो खुशी खुशी दरवाजा खोलने गई, पर सामने फिर से तांग ची खड़ा था। पता चला कि सू चांग जल्दबाजी में अपना लैपटॉप अस्पताल में ही भूल आई थी। तांग ची वही लैपटॉप देने आया था। उसने सू मियाओ, बदली हुई सू चांग की आवाज भी सुन ली थी। हालांकि वो सू मियाओ से मिलना चाहता था, पर उसने खुद को रोक लिया। उसे लगा कि सू मियाओ फिलहाल उससे नहीं मिलना चाहती। उस वक्त सू चांग अपनी बहन को खुश करने के लिए अलग अलग रूप बदल रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि तांग ची अंदर आने वाला है। तांग ची ने लिन युआन को धमकाया कि कंपनी का लैपटॉप किसी बाहर वाले को नहीं दिया जा सकता। उसने कहा कि लैपटॉप सू मियाओ के कमरे में मिला था, मतलब उसने इसे इस्तेमाल किया है, जो कि कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। उसने जिद की कि वो सू चांग से आमने सामने बात करेगा। लिन युआन की बात अनसुनी करके वो सीधा अंदर घुस गया, पर अंदर पहुंचते ही उसे सिर्फ सू चांग की बहन अकेली खड़ी मिली। लिन युआन भी चकरा गई। असल में तांग ची के आने से पहले ही सू चांग ने एक नॉवेल के कैरेक्टर का रूप धर लिया था। तांग ची उसे देखकर दंग रह गया। लिन युआन ने तुरंत उसका ध्यान भटकाया और उसे घर दिखाने के बहाने ले गई। इसी बीच सू चांग मौका पाकर ऊपर भागने लगी, पर सीढ़ियों पर उसका पैर फंसा और वो धड़ाम से गिर गई। गिरने की आवाज सुनकर तांग ची पीछे मुड़ा। सू चांग ने फुर्ती से खुद को एक न्यू ईयर पेंटिंग पोस्टर में बदल लिया और सीधी खड़ी हो गई। तांग ची को लगा उसका वहम है। तब जाकर सू चांग चुपके से ऊपर पहुंच पाई। उसकी बहन ये सब देख रही थी और बुरी तरह शॉक में थी। जब तांग ची दोबारा मुड़ा तो वहाँ से वो पेंटिंग गायब थी। टीवी के सामने रखी मूर्ति भी वहाँ नहीं थी। ये सब देखकर बड़ी बहन ने बात संभाली और कहा कि उसने ये सारा सामान ऊपर शिफ्ट कर दिया है। तांग ची अभी उलझन में ही था कि तभी सू चांग सीढ़ियों से नीचे आई। सू मियाओ की इज्जत के खातिर तांग ची ने इस बार उसे छोड़ दिया। तांग ची के जाने के बाद सू चांग को पता चला कि ब्रेसलेट अपग्रेड होने के बाद उसे कई नई शक्तियाँ मिल गई हैं। अब वो न सिर्फ ब्रेसलेट को गायब कर सकती थी, बल्कि वो 3D कॉपी बनकर किसी भी पेड़ पौधे या जानवर का रूप ले सकती थी। इस सारे ड्रामे के बाद बड़ी बहन को भी तांग ची, सू मियाओ और सू चांग के बीच के असली रिश्ते का पता चल गया। सू चांग ने सू मियाओ को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने और भविष्य की मुसीबतों को खत्म करने का एक धाकड़ प्लान बनाया। उस शाम उसने सू मियाओ बनकर तांग ची को वीकेंड पर मिलने के लिए बुलाया। तांग ची तो खुशी से फूला नहीं समाया, पर सू चांग बिल्कुल खुश नहीं थी। अगले दिन ऑफिस में अपनी उस कलीग का शुक्रिया अदा करने के लिए जिसने उसका प्रपोजल प्रेजेंट करने में मदद की थी, सू चांग ने उसे बंदर के डिजाइन वाला एक कप गिफ्ट किया। सू यू ने बड़े अपराधी भाव के साथ उसे ले लिया, लेकिन जब गु यू ने प्रपोजल सू चांग को सौंपा तो उसे पता चला कि सू यू ने उसका काम चोरी किया है। सू यू
सुयू ने बेशर्मी से कहा कि दोनों के प्रपोजल एक जैसे थे, इसलिए उसने बस उन्हें मिला दिया। सू चांग आगा बबूला हो गई, पर उसने ये बेइज्जती चुपचाप सहने से मना कर दिया। उसने सुयू के वॉशरूम में अकेले होने का इंतजार किया और फिर बंदर बनकर उसे डरा दिया। ऑफिस लौटते ही सुयू ने सबके सामने कबूल कर लिया कि वो प्रपोजल असल में सू चांग का ही काम था। अब तीनों सू बहनों ने तांग ची का पीछा सू मियाओ से छुड़ाने के लिए उसकी मौत का झूठा नाटक रचा। पहली चाल के तौर पर सू चांग ने ब्रेसलेट से एक जहरीला मकड़ा पैदा किया। उसने सोचा था कि मकड़े के काटने के बाद वो तांग ची की बाहों में दम तोड़ देगी, पर जैसे ही तांग ची ने सू मियाओ पर मकड़ा देखा, उसने तुरंत उसे झटक कर दूर फेंक दिया। तांग ची का ये रिएक्शन देखकर सू मियाओ की बोलती बंद हो गई। कोई और रास्ता न देख उसने दूसरा प्लान आजमाया। उसने ब्रेसलेट दबाया और अचानक दिन के उजाले में ढेर सारे शूटिंग स्टार्स दिखने लगे। सू मियाओ ने खुशी का नाटक किया और विश मांगने के लिए आंखें बंद कर ली ताकि कोई तारा उस पर गिरे। उसे लगा कि सितारे के नीचे दबने से तांग ची का मोह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, पर तांग ची की फुर्ती गजब की थी। उसने सू मियाओ को पकड़ा और लुढ़कते हुए दूर ले गया। वो दोनों कई मीटर तक लुढ़के और तांग ची ने ढाल बनकर उसकी जान बचाई। सू चांग का ये प्लान भी फेल हो गया। तभी आसमान में बिजली कड़की और उसे एक नया आइडिया आया। सू मियाओ ने तांग ची का ध्यान भटकाने के लिए उससे फोटो खींचने को कहा। जैसे ही उसने फोटो क्लिक की, सू मियाओ ने ब्रेसलेट से बिजली को अपनी तरफ खींच लिया। बिजली का एक झटका सीधे सू मियाओ को लगा और उसका पूरा शरीर झुलस गया। तांग ची घबराकर उसके पास भागा, पर सदमा इतना गहरा था कि वो फौरन बेहोश हो गया। जब सू मियाओ को होश आया तो उसने जल्दी से तांग ची की सांसें चेक की। शुक्र था कि वो सिर्फ बेहोश था। इस बार सू चांग का प्लान कामयाब रहा। जब तांग ची की आंख अस्पताल में खुली तो उसे सू मियाओ की मौत की खबर मिली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है। जब सबने उसे बताया कि सू मियाओ अब नहीं रही, तब जाकर उसे बात समझ आई। फिर भी वो इस सच को मानने को तैयार नहीं था। वो हर बात को साइंस से जोड़ने लगा कि बिजली गिरने से किसी की मौत की संभावना न के बराबर है और सू मियाओ ऐसे नहीं मर सकती। इस नाटक को और असली बनाने के लिए सू चांग ने सू मियाओ का अंतिम संस्कार रखा। तांग ची वहाँ पहुँचा। उसका चेहरा गम से भरा था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिस लड़की के साथ वो कल डेट पर था वो आज कफन में है। जब सू चांग ने तांग ची का ये हाल देखा तो उसे जीत की खुशी नहीं बल्कि पछतावा होने लगा। बाद में तांग ची उसी जगह गया जहाँ वो और सू मियाओ पहली बार मिले थे। उसने वही खाना खाया जो सू मियाओ को पसंद था और पुरानी यादों में खो गया। वो खुद को गुनहगार मान रहा था कि अगर वो उसके पीछे न पड़ता तो डेट के दौरान उस पर बिजली नहीं गिरती। उसकी दुनिया अब बेरंग हो चुकी थी। इस पूरे ड्रामे में तांग ची अकेला ऐसा इंसान था जिसे गहरी चोट लगी थी, क्योंकि वो सू मियाओ से सच्चा प्यार करता था। किसी अपने की मौत का मंजर देखना बहुत दर्दनाक होता है। इधर सू चांग और उसकी बहनें अपने प्लान की कामयाबी का जश्न मना रही थीं। अगली सुबह तांग ची ऑफिस नहीं आया। सबको लगा कि सू मियाओ की मौत की वजह से वो टूट गया है। सू चांग को भी उसकी चिंता होने लगी। गुयू से अब रहा नहीं गया और वो लिन युआन के पास पहुंचा कि शायद वहां सू मियाओ की कोई निशानी मिल जाए। लिन युआन ने तांग ची और सू मियाओ के बीच के सारे रिश्ते खत्म करने के लिए कह दिया कि उसके पास कुछ नहीं है। तब गुयू को कंपनी से फोन आया कि उनके पास वो कॉस्मेटिक्स अभी भी हैं जो सू मियाओ ने शूटिंग के दौरान इस्तेमाल किए थे। ये सुनकर लिन युआन ने तुरंत सू चांग को खबर दी। तांग ची उस लिपस्टिक को देख रहा था जो सू मियाओ ने लगाई थी और उसे पुराने पल याद आने लगे। फिर उसने वो पेन उठाया जिससे उसने लिखा था। उसका सिर चकराने लगा और आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। जैसे ही वो आराम करने वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने सू चांग उसे देखने के लिए कुछ सामान लेकर खड़ी थी। सू चांग का असली मकसद सू मियाओ की हर चीज मिटाना था, खासकर वो नोटबुक जिसमें उसकी हैंडराइटिंग थी। पर तांग ची का दिल बहुत दुखी था। उसने सू चांग को शुक्रिया कहा और वापस काम पर जाने को बोल दिया। पर जैसे ही वो सू मियाओ की लिखावट दोबारा देखने मुड़ा, फिर से दरवाजा बजा। उसे लगा सू चांग है तो उसने चिढ़कर दरवाजा खोला, पर उसके होश उड़ गए जब सामने एक लामा खड़ा था। तांग ची अभी हैरान ही था कि लिन युआन का फोन आया। उसने बताया कि गुयू सू मियाओ का सामान ढूंढते हुए वहां पहुंचा है। उसने सू मियाओ के लिए पाले हुए लामा को कुरियर से भेजा और तांग ची से उसका अच्छे से ख्याल रखने को कहा। तांग ची को ये नहीं पता था कि ये लामा असल में सू चांग है जो सू मियाओ के लामा की देखभाल करने के लिए भेष बदल कर आई है। तांग ची ने लामा पालने के तरीके इंटरनेट पर ढूंढे। उसने एसी का रुख सीधा लामा की तरफ कर दिया ताकि उसे ठंडी हवा मिल सके और फिर तांग ची वापस अपनी डेस्क पर सू मियाओ का सामान देखने चला गया। ये देखकर लामा बनी सू चांग ने कुछ कदम पीछे लिए, फिर तेजी से दौड़कर तांग ची को जोरदार किक मारी। तांग ची जमीन पर गिर पड़ा और जैसे ही उसे होश आया, उसने देखा कि लामा सीधा खड़ा होकर उसके कागज फाड़ रहा है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नोट्स के चिथड़े करने के बाद ही सू चांग को एहसास हुआ कि वो भूल गई थी कि वो एक लामा है। वो जल्दी से जमीन पर लेट गई। जब तांग ची ने दोबारा आंखें खोली तो उसने देखा कि लामा फर्श पर लेटा है और चारों तरफ कागज के टुकड़े बिखरे हैं। सू चांग ने अपने मुंह से एक आईशैडो पैलेट उठाया और उसे उन टुकड़ों पर फेंक दिया। फिर उसने अपने पैरों से पैलेट को कुचल दिया ताकि लिखावट का एक एक निशान मिट जाए। तांग ची को बहुत गुस्सा आया।
आया, पर उसने खुद को समझाया कि ये लामा सू मियाओ का है। सू चांग ने खुद को तसल्ली दी कि तांग ची का सू मियाओ से आखिरी लगाव खत्म करने के लिए ये सब करना जरूरी था। सू चांग को मौका मिल गया जब तांग ची सू मियाओ का हर निशान मिटाने के लिए बाहर गया। जब तांग ची वापस भागा तो उसने लामा को तबाही मचाते हुए पाया। तब जाकर सू चांग को एहसास हुआ कि उसने तांग ची को समझने में हमेशा गलती की थी। तांग ची सू मियाओ के चेहरे की वजह से उस पर नहीं फिदा हुआ था। फिर भी सू चांग को यकीन नहीं हो रहा था कि तांग ची सिर्फ बाहरी खूबसूरती देखने वाला इंसान नहीं है। बोरियत में आकर तांग ची ने लामा को अपनी आंखों की बीमारी के बारे में बताया। पता चला कि तांग ची बचपन से ही टेट्राक्रोमेसी नाम की बीमारी के साथ पैदा हुआ था। आमतौर पर इंसानों में 3 तरह की सेल्स होती हैं, जिनके ट्राइक्रोमेट्स कहते हैं। ज्यादातर कलर ब्लाइंड लोगों में सिर्फ 2 तरह की सेल्स होती हैं, जिन्हें डाइक्रोमेट्स कहते हैं। लेकिन तांग ची जैसे लोगों के पास 4 तरह की सेल्स होती हैं। हर सेल एक ही रंग के करीब 100 अलग अलग शेड्स को पहचान सकती है। एक भी एक्स्ट्रा सेल होने से दिखने वाले रंगों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। यानी तांग ची को एक आम इंसान से 100 गुना ज्यादा रंग दिखते थे। लेकिन इसका एक नुकसान भी था। बचपन से ही तांग ची की आंखें बहुत सेंसिटिव थीं। वो तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता था और चमकने वाली चीजों को देखते ही उसे बहुत तकलीफ होती थी। अब जाकर सू चांग को समझ आया कि हाई स्कूल में जब वो तांग ची से मिलने के लिए चमकीले कपड़े पहनकर गई थी तो उसे देखते ही तांग ची को उल्टी क्यों आ गई थी। उसे हमेशा लगा था कि उसकी बदसूरती की वजह से उसे घिन आई है। ख्यालों में खोई वो भूल गई कि वो लामा है और सीधी खड़ी हो गई। तांग ची उसे देखकर दंग रह गया, पर फिर भी खुद को समझाने के लिए बहाने ढूंढने लगा। सू चांग उस पेंटिंग के पास गई जो तांग ची ने बनाई थी। जिस दिन उसने उस बच्चे को बचाया था तब दोपहर की तेज धूप थी, यानी तांग ची ने कभी उसका असली चेहरा देखा ही नहीं था। उसे वाकई उसके लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लामा के चेहरे पर चिंता देखकर तांग ची ने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी आंखें ठीक हैं। उसे बस रोजाना की जिंदगी में थोड़ा संभल कर रहना पड़ता है, जिससे उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर उसने मजाक में कहा, देखा जाए तो मैं एक तरह का विजुअल सुपर ह्यूमन हूँ। ये सुनकर सू चांग को बहुत पछतावा हुआ और उसने मन ही मन दोबारा माफी मांगी। तांग ची के दवाई खाकर सोने के बाद सू चांग वापस अपने रूप में आई और उसे बिस्तर तक ले गई। उसके हाथ में वही हेयर रबर देखकर उसे बहुत दुख हुआ और वो मुस्कुरा दी। जब तांग ची जागा तो उसे अचानक एहसास हुआ कि सू मियाओ का लामा गायब है। उसने झूठ छुपाने के लिए पूरे कमरे में उसे ढूंढा। लिन युआन ने बहाना बनाया कि सू चांग लामा को वापस ले गई और उसे चिड़ियाघर भेज दिया। बाद में सू चांग तांग ची को चिड़ियाघर लेकर गई ताकि वो लामा को देख सके, पर तांग ची उसे तुरंत पहचान गया कि ये वो वाला लामा नहीं है। उस दिन जब सू चांग काम से निकली तो उसने तांग ची को टैक्सी बुक करने की कोशिश करते देखा। ये अंदाजा लगाकर कि तांग ची की आंखों की वजह से वो ड्राइव नहीं कर सकता, उसने खुद उसे घर छोड़ने का ऑफर दिया। तांग ची तुरंत मान गया। रास्ते में तांग ची ने माहौल को हल्का करने के लिए म्यूजिक चला दिया। ये गाना सुनकर दोनों को अपने स्कूल के दिन याद आ गए जब ब्रेक के दौरान यही गाना बजता था। तांग ची को याद आया कि उसने स्कूल में सू चांग को दूसरी लड़कियों से पैसे मांगते देखा था। उसे गलतफहमी हुई थी कि वो अपनी क्लास की लड़कियों को डरा धमकाकर उनके पैसे छीन रही है। सू चांग ये जानकर चौंक गई कि तांग ची उसे तब से नोटिस कर रहा था। आखिर वो स्कूल का टॉपर था और वो एक कमजोर स्टूडेंट, पर तांग ची को गलतफहमी हुई थी। उसने जो देखा था वो सिर्फ सू चांग का अपनी सहेलियों के साथ मजाक था। उसने पूरी बात नहीं समझी थी। उसके जाने के बाद सू चांग सबके साथ हंसी मजाक कर ही रही थी कि तभी उसकी बहन का बार बार फोन आने लगा। सू चांग गाड़ी चला रही थी, इसलिए उसने तांग ची से फोन उठाने को कहा। फोन देखते ही तांग ची की नजर सू चांग के बैग पर पड़े उस पेंडेंट पर गई जो हूबहू सू मियाओ के पेंडेंट जैसा था। उधर फोन पर सू चांग की बहन यह सुनकर सन्न रह गई कि तांग ची उसके साथ है। उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस एक एड्रेस भेजा और सू चांग से कहा कि तांग ची को छोड़ने के तुरंत बाद उससे मिलने आए। फोन कटने के बाद तांग ची ने अपनी उलझन जाहिर की। सू चांग ने फौरन झूठ बोल दिया कि ये पेंडेंट एक मैचिंग सेट का हिस्सा है। उसने कहा कि वो और सू मियाओ पक्की सहेलियां थीं और दोनों के पास एक जैसे पेंडेंट थे। तब जाकर तांग ची का शक दूर हुआ। बाद में सू चांग जब हॉस्पिटल पहुंची तो बिस्तर पर पड़ी फेंग हुआ को देखकर दंग रह गई। उसकी बहन ने उसे फेंग हुआ की पूरी कहानी सुनाई। उसने सू चांग को इसलिए बुलाया था ताकि वो फेंग हुआ का रूप ले सके। मकसद था गुआन शांग को फेंग हुआ की रिसर्च बेचने से रोकना। यह सब सुनकर सू चांग का खून खौल उठा और उसका मन किया कि उस घटिया आदमी को वहीं जाकर पीटे। सू चांग को डर था कि किसी मशहूर हस्ती का रूप धरने पर वो पकड़ी जा सकती है, पर फेंग हुआ की मदद के लिए वो मान गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि तांग ची उसी गुआन शांग के साथ हाथ मिलाने की तैयारी कर रहा था और फेंग हुआ की रिसर्च का खरीदार कोई और नहीं बल्कि तांग ची ही था। एक दिन ट्रैफिक लाइट पर रुकते वक्त तांग ची की नजर सू मियाओ के एक पोस्टर पर पड़ी। तभी एक लड़की आई और पोस्टर पर गिरी धूल और पत्तियों को साफ करने लगी। वो लड़की असल में भेष बदले हुए सू चांग ही थी। जब तांग ची कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गुआन शांग की कंपनी पहुंचा तो उसने देखा कि फेंग हुआ गुआन शांग की जमकर धुनाई कर रही है। वहाँ तांग ची को देखकर सू चांग के भी हाथ पांव फूल गए। वो होश में आई, अपना बैग उठाया और वहाँ से भाग निकली। तांग ची को लगा कि वो फेंक हुआ है और वो उसके पीछे भागा। जब उसे पता चला कि गुआन शांग पेटेंट बेचने के लिए इतना उतावला क्यों है तो उसे दाल में कुछ काला लगा। वो सच्चाई जानने के लिए दोबारा गुआन शांग से मिला, पर गुआन शांग ने तो उलटा उससे झूठ बोलने को कहा कि फेंक हुआ उसके साथ मारपीट करती है। यह उसकी एक चाल थी
ताकि वो तांग ची को कम कीमत पर पेटेंट बेच सके। गुआन शांग कौड़ियों के दाम पर पेटेंट बेचने को तैयार था। बस वो चाहता था कि फेंग हुआ को फूटी कौड़ी न मिले। इसके बदले उसे बस तांग ची की गवाही चाहिए थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि तांग ची सिर्फ फायदे के लिए ईमान बेचने वाला इंसान नहीं है। तांग ची ने माना कि फेंग हुआ ने गुआन शांग को मारा था, पर उसने पुलिस को पूरी सच्चाई बता दी कि गलती किसकी थी। इस वजह से दोनों परिवारों के बीच होने वाली डील टूट गई। लेकिन सुचांग को इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसने बस गुआन शांग को तांग ची से गवाही मांगते सुना था ताकि फेंग हुआ को घरेलू हिंसा के नाम पर बेदखल किया जा सके। तांग ची को रोकने के लिए सुचांग ने फेंग हुआ बनकर उससे पेटेंट के सिलसिले में मीटिंग फिक्स की। मुलाकात के दौरान फेंग हुआ सुचांग के स्वेटर का धागा तांग ची के कपड़ों में उलझ गया। वो जितना सुलझाने की कोशिश करते, धागा उतना ही लिपटता गया, यहाँ तक कि तांग ची ऊन से ढक गया। इस नजदीकी ने तांग ची के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। जब वेटर कैंची लेकर आया तब जाकर वो अजीब पल खत्म हुआ। जैसे ही तांग ची पेटेंट की बात दोबारा शुरू करने वाला था, फेंग हुआ अचानक उठी और उसके करीब आई। तांग ची की तो जैसे सांसें ही थम गईं। पर हुआ ये था कि कुछ और धागा उस पर अटक गया था। तांग ची को यकीन नहीं हो रहा था कि सुमियाओ की मौत के कुछ ही दिनों बाद उसे इस शादीशुदा औरत के लिए फीलिंग्स आने लगी हैं। अपनी वफादारी के लिए मशहूर तांग ची को खुद पर शक होने लगा कि क्या वो वाकई इतना मतलबी इंसान है। पर उसे ये नहीं पता था कि उसे सिर्फ उन्हीं लड़कियों से प्यार हो रहा था जो सुचांग का रूप ले रही थी। खुद असली सुचांग के लिए उसके मन में कुछ नहीं था। फेंग हुआ ने अपने पति की बेवफाई और मारपीट के सबूत दिखाए। उसने चाहा कि तांग ची ये बात छुपा ले कि उसने गुआन शांग को पीटा था, पर तांग ची ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ सच बोलेगा। वो पुलिस स्टेशन चला गया और सारी हकीकत बता दी। शाम को सुचांग को पता चला कि तांग ची की गवाही फेंग हुआ के खिलाफ गई है। जब उसने अपनी बहन को तांग ची से दूर रहने को कहा तो बहन ने उलटा सुचांग को ही उसकी तरफ धकेल दिया। पता चला कि तांग ची और गुआन शांग की डील टूटने से तांग ची काफी परेशान था। उसका पार्टनर उसे बैकअप प्लान इस्तेमाल करने को कह रहा था, पर तांग ची को गुआन शांग की कंपनी का ही एयर फाइबर नेट चाहिए था। अब रास्ता बस ये था कि फेंग हुआ तलाक का केस जीते और पेटेंट वापस ले ले। उसने फेंग हुआ से मिलने की कोशिश की, पर असली फेंग हुआ तो बेहोश थी। मजबूरी में सुचांग को फिर से फेंग हुआ बनना पड़ा। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब गुयू ने सुचांग को ही तांग ची का पीछा करने के लिए भेज दिया। अब सुचांग बड़ी मुश्किल में थी। उसे फेंग हुआ भी बनना था और अपनी असली पहचान में तांग ची के साथ वहाँ मौजूद भी रहना था। हार मानकर उसने झूठ बोल दिया कि वो पहले ही पहुँच गई थी और फेंग हुआ के साथ सारी डील्स फाइनल कर चुकी है। फिर जब तांग ची वहाँ पहुँचा तो सुचांग ने अपनी बहन से कहा कि वो बाहर के खाने की वजह से तबीयत खराब होने का बहाना करे और वॉशरूम चली जाए। इस बीच सुचांग को फेंग हुआ बनने का मौका मिल गया ताकि वो तांग ची से मिल सके। इस तरह बार बार अपनी पहचान बदलकर उसने उस रात की मीटिंग किसी तरह संभाल ली। फेंग हुआ के साथ वक्त बिताते बिताते तांग ची हर पल बस उसी के बारे में सोचने लगा था। उसे धीरे धीरे उससे प्यार होने लगा था। उसने हमेशा अपने मम्मी पापा जैसा प्यार चाहा था, जिंदगी भर सिर्फ एक के लिए वफादार रहना। पर अब सुमियाओ की मौत के कुछ ही समय बाद वो फेंग हुआ की तरफ खिंच चला जा रहा था। उसे अंदर ही अंदर लगने लगा कि वो एक घटिया इंसान है जो एक के बाद एक लड़कियों के प्यार में पड़ रहा है। इसी सोच ने उसे बुरी तरह परेशान कर रखा था। अगले दिन ऑफिस में सुचांग और तांग ची एक ही लिफ्ट में थे। उसने देखा कि तांग ची कुछ उखड़ा उखड़ा सा है, जो उसे थोड़ा अजीब लगा। आखिर पिछली रात तो वो फेंग हुआ नकली सुचांग से मिलकर काफी खुश लग रहा था। तभी लिफ्ट में कुछ लोग एक तरफा प्यार वाली फिल्म की बात करने लगे। तब सुचांग को लगा कि शायद तांग ची अब भी सुमियाओ के दुख से बाहर नहीं आया है। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, गुआन शांग ने डील खराब करने के लिए फेंग हुआ का पेटेंट किसी दूसरी कंपनी को बेचने की कोशिश की। सुचांग और उसकी बहन ने एक प्लान बनाया। पहले वो फेंग हुआ बनकर तांग ची को एक कैफे में बुलाती है, फिर जानबूझकर गुआन शांग के सामने कुछ कागजात ऐसे छोड़ देती है जिससे उसे लगे कि तांग ची उसके पार्टनर से मिलने वाला है। हुआ भी वही। गुआन शांग को लगा कि तांग ची बॉस वू के साथ उसका प्रोजेक्ट खराब करना चाहता है। जब प्लान कामयाब हुआ तो सुचांग फेंग हुआ बनकर अपनी बहन के साथ बॉस वू से मिलने पहुंची। उन दोनों ने बॉस वू को प्रोजेक्ट की कमियां गिना दी और डील कैंसिल करवा दी। उन्होंने ये खबर तांग ची को दी। मैसेज देखते ही तांग ची बिल चुकाकर वहां से निकल गया। उधर गुआन शांग कैफे में बॉस वू का इंतजार करता रह गया और उसे समझ आया कि उसका कट गया है। बाहर निकलते ही उसका सामना बॉस वू से मीटिंग करके निकल रही फेंग हुआ से हुआ। उसे लगा कि फेंग हुआ ने उसकी बुराई की है तो वो सफाई देने लगा, पर बॉस वू ने उसकी एक न सुनी और चलते बने। बॉस वू को जाते देख गुआन शांग का गुस्सा फेंग हुआ पर फूट पड़ा। जैसे ही उसने फेंग हुआ को पकड़ा, उसने सबके सामने घरेलू हिंसा का नाटक शुरू कर दिया। बॉस वू के जाने के बाद गुआन शांग उसके पीछे भागा और उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। फेंग हुआ एक कदम पीछे हटी। वो उसे थप्पड़ जड़ने ही वाली थी कि रुक गई। उसने ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखा और जानबूझकर बेचारी और कमजोर बनने का नाटक किया। फिर अपनी बहन को इशारा किया जो तुरंत किसी को बुलाने भागी। इन दोनों को इतना करीब देख गुआन शांग को शक हुआ कि तांग ची और फेंग हुआ के बीच कुछ चल रआ है। शुक्र है कि हुआ अनाई सही वक्त पर पहुंच गई
और उसे रोक लिया। बाद में फेंग हुआ तांग ची को पार्क में ले गई और उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगी। तांग ची एक बार फिर उसकी तरफ खिंचा चला गया। इसके बाद गुयू ने फेंग हुआ को उसकी मदद के लिए थैंक यू डिनर पर बुलाने की सलाह दी। यह सुनकर तांग ची परेशान हो गया और उसने मना कर दिया। उसे लगा कि पहले उसे सुमियाओ से प्यार था और अब उसे किसी और की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने फेंग हुआ से कोई भी रिश्ता रखने से इनकार कर दिया। गुयू ने उसकी ये घबराहट ताड़ ली। सू चांग ऑफिस में एक्स्ट्रा काम कर रही थी जब उसे तांग ची का मैसेज मिला जो फेंग हुआ से मिलना चाहता था। वो तांग ची से नहीं मिलना चाहती थी, इसलिए काम का बहाना बनाया, पर तांग ची लैब में ही मिलने पर अड़ गया। कोई रास्ता न देख सू चांग ऑफिस से निकली और साइकिल से फेंग हुआ की लैब पहुंची। तांग ची वहाँ अपनी फीलिंग साफ करने आया था। अचानक जब दोनों डिनर कर रहे थे, गुआन शांग उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए वहाँ धमक पड़ा, पर जैसे ही वो अंदर आया फेंग हुआ कहीं नहीं थी। तांग ची खुद हैरान था कि वो गई कहाँ। मुड़कर देखा तो फेंग हुआ गायब थी और वो बुरी तरह डर गई। फेंग हुआ के न मिलने पर गुआन शांग तांग ची पर कीचड़ उछालने लगा। पास ही छुपी सुचांग से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने असली रूप में सामने आ गई। तांग ची ये देखकर और भी चकरा गया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तो वहाँ सिर्फ वो और फेंग हुआ थे। सुचांग वहाँ कैसे आ गई? गुआन शांग का सामना करने के लिए सुचांग ने झूठ बोला कि वो और तांग ची यहाँ डेट पर आए हैं। फिर उसने हैरान परेशान तांग ची के गले में हाथ डाल दिया। तांग ची को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फेंग हुआ को बचाने के लिए उसने सुचांग का साथ दिया। तभी गुआन शांग सुचांग की शक्ल का मजाक उड़ाने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तांग ची को सुचांग जैसी लड़की पसंद आ सकती है। यह सुनकर सुचांग फिर से सन्न रह गई, क्योंकि एक बार फिर उसकी खूबसूरती पर हमला हुआ था। ये देखकर तांग ची ने उसकी खूबियां गिनाना शुरू कर दिया, पर गुआन शांग को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसने सीधा सवाल किया, तुम दोनों लैब में डेट क्यों मना रहे हो? सुचांग ने हड़बड़ाहट में कहा, हम रोल प्ले कर रहे थे, तुम्हारी उम्र के लोगों को ये समझ नहीं आएगा। ये सुनकर तांग ची को झटका तो लगा, पर उसने सुचांग को गले लगा लिया। तो सुचेंग के अचानक वहाँ आने से गुआन शांग का उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का प्लान फेल हो गया। गुआन शांग के जाने के बाद तांग ची ने बड़े शक के साथ पूछा कि वह वहाँ क्या कर रही थी। सुचेंग ने फौरन बहाना बनाया कि वह लैब में फांग हुआ से डेटा मांगने आई थी। उसने कहा, लाइट जाने की वजह से मुझे फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं चेक करने आई। इसी बीच फांग हुआ उस शोर शराबे का फायदा उठाकर वहाँ से खिसक गई। तांग ची ने उसकी बात मान तो ली, लेकिन अगली सुबह उन दोनों की पिछली रात वाली फोटोज पूरी कंपनी में फैल गईं। सुयू हमेशा से सुचेंग को नापसंद करती थी। जब सुचेंग उससे बहस कर रही थी, तभी टांग ची वहाँ आ गया। उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वह सुचेंग को पसंद करता है और उसे पाने की कोशिश कर रहा है। बाद में सुचेंग टांग ची के ऑफिस गई, जहाँ उन्होंने इस नाटक को जारी रखने का फैसला किया। टांग ची ने सुचेंग के लिए 6 हफ्तों के फूल भी ऑर्डर कर दिए, लेकिन सुचेंग को उनका बिल खुद ही भरना पड़ा। अगली सुबह सुचेंग को वक्त पर फूल मिल गए। सुयू ने जब उन्हें देखा तो जलन के मारे फिर से बड़बड़ाने लगी, मैं और हूँ गुआन शांग की बेवफाई का सबूत ढूंढने के लिए निकले थे। लिन युआन ने होटल स्टाफ के जरिए गुआन शांग की सेक्रेटरी को एनिवर्सरी प्रमोशन के नाम पर एक फ्री रात का लालच दिया। सेक्रेटरी ने फौरन बात मान ली और गुआन शांग को होटल बुला लिया। इसी बीच सुचेंग ने गुआन शांग की बेवफाई का वीडियो बनाने के लिए एक कचरे के डिब्बे का भेष बना लिया। हालांकि चोरी छिपे रिकॉर्ड किया गया, वह वीडियो कानूनी तौर पर कोर्ट में सबूत नहीं बन सकता था, लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि इससे साबित हो गया कि गुआन शांग और उसकी सेक्रेटरी मिलकर जायदाद हड़पने की साजिश रच रहे थे। लेकिन उन्होंने सब कुछ सोचा था सिवाय इसके कि फांग हुआ जाग सकती है। टांग ची का फांग हुआ से पीछा छुड़ाने के लिए सुचेंग ने एक हैंडसम लड़के का रूप धरा और टांग ची के साथ वीकेंड पर मिलने का प्लान बनाया। वह चाहती थी कि टांग ची खुद फांग हुआ को किसी और के साथ करीब होते देखे। यह देखते ही टांग ची जलन से भड़क उठा। फिर उन दोनों के बीच एक टेनिस मैच हुआ। टांग ची को लगा कि वह जीत जाएगा, लेकिन उम्मीद के उलट गुआन शांग के भेष में सुचेंग ने खेल पर कब्जा कर लिया और उसे गेंद के पीछे दौड़ने पर मजबूर कर दिया। फांग हुआ एक चीयर लीडर की तरह किनारे खड़ी रही। उसे कोर्ट पर उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ब्रेक के दौरान दोनों ने टांग ची के सामने अपना प्यार जताया, जिससे टांग ची का गुस्सा और बढ़ गया। तभी डूयू ने आकर उसे पसीना पोंछने के लिए तौलिया दिया। मुकाबले की जिद में टांग ची ने गुआन शांग को दोबारा चुनौती देने की तैयारी की। मैच के बाद फांग हुआ ने टांग ची को गुआन शांग से मिलवाया और बताया कि वह उसका जूनियर है और उसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश आती है। इससे पहले कि फांग हुआ अपनी बात पूरी करती, गुआन शांग ने टांग ची को उन चारों भाषाओं में ग्रीट करना शुरू कर दिया। फांग हुआ ने टांग ची का दिल तोड़ने के लिए गुआन शांग को अपना बॉयफ्रेंड बता दिया, लेकिन टांग ची जानता था कि उसके सामने जो फांग हुआ खड़ी है वह नहीं है जिसे वह प्यार करता था। यह सुनकर फांग हुआ और सुचेंगचेंग दोनों चौंक गईं। बाद में लॉकर रूम जाते वक्त सुचेंगचेंग आदत से मजबूर होकर औरतों वाले चेंजिंग एरिया की तरफ जाने लगी। वह भूल गई थी कि अभी वह एक आदमी बनकर रह रही है। टांग ची ने उसे टोक दिया तो कोई और रास्ता न देख सुचेंगचेंग ने दिल कड़ा किया और नाटक को बनाए रखने के लिए मर्दों वाले लॉकर रूम में चली गई। सबको बिना शर्त के देखकर सुचेंगचेंग शर्म से लाल हो गई और उसकी कहीं देखने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार उसने वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहाँ से जान बचाई। बाद में टांग ची ने फांग हुआ से मिलने का वक्त मांगा, पर फांग हुआ उससे मिलना नहीं चाहती थी। इसलिए जो फांग हुआ टांग ची से
से मिलने पहुंची। वह असल में भेष बदली हुई सु चेंगचेंग थी। जब टांग ची ने उस लड़की को देखा तो उसका दिल फिर से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यही वह फांग हुआ है जिससे वह सच्चा प्यार करता है। सु चेंग को लगा कि उसका राज खुल गया है, इसलिए वह घबराकर पीछे हटने लगी। टांग ची ने उसका हाथ पकड़ लिया और उन तमाम छोटे पलों को याद किया जो उन्होंने साथ बिताए थे। उसने बताया कि उसने स्पेशलिस्ट से सलाह ली है, जिनका मानना है कि उसका यह बदलता हुआ बर्ताव स्प्लिट पर्सनैलिटी की निशानी है। यह सुनकर सु चेंगचेंग को बड़ी राहत मिली। उसने टांग ची का पीछा छुड़ाने के लिए एक नया प्लान भी सोच लिया था। टांग ची का दिल बहुत दुख रहा था। उसे लगा कि अगर उसने इस दूसरी पर्सनैलिटी को रोकने की कोशिश की तो वह फांग हुआ को ही नुकसान पहुंचाएगा। उसने फांग हुआ से विनती की कि वह आखिरी बार उसके साथ रेनबो देखने चले। टांग ची इस दिन के लिए बहुत वक्त से तैयारी कर रहा था। वह फांग हुआ को, जो असल में सु चेंग थी, एक खास जगह ले गया। दोनों बातें करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे। फिर टांग ची ने उसके पीछे एक घेरा बनाया और सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। सु चेंगचेंग ने जब वह नजारा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। टांग ची ने अचानक उसे गले लगा लिया और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। उस पल सु चेंगचेंग को टांग ची के उस प्यार का एहसास हुआ जो कभी मुकम्मल नहीं हो सकता था। लेकिन जैसे ही उसने अपने डर को जीतकर फांग हुआ के करीब आने की हिम्मत जुटाई, उसे पता चला कि उसकी महबूबा फिर से उसे छोड़कर जाने वाली है। वह पूरी तरह टूट गया, पर मजबूर था क्योंकि वह अंजाम को बदल नहीं सकता था। गले लगने के बाद सु चेंगचेंग रेनबो पर कदम रखकर टांग ची की दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गई। उसके जाते ही टांग ची की जिंदगी के रंग भी उड़ गए। उस मुलाकात के बाद टांग ची ने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने की दुनिया धीरे धीरे ब्लैक एंड व्हाइट होती जा रही है। सड़क पर घबराहट में खड़े टांग ची की तरफ अचानक एक कार तेजी से आई। वह बेबस होकर वहीं जम गया। किस्मत अच्छी थी कि सु चेंगचेंग ने दौड़कर उसे बचा लिया। तब उसे एहसास हुआ कि सु चेंगचेंग को छोड़कर पूरी दुनिया काली और सफेद हो चुकी है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा। उसे लगा कि वह गलत नहीं था। उसकी नजर में सु चेंगचेंग ही रंग का इकलौता जरिया थी। उसे सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि सु चेंगचेंग जिस चीज को छूती है उसमें रंग भर जाते हैं। सु चेंगचेंग ने मैनहोल का ढक्कन सही किया और बारिश के पानी से हाथ धोए। उसी पल टांग ची ने छाता उसकी तरफ झुका दिया। फिर अपनी बात पक्की करने के लिए उसने छाता उसे पकड़ा दिया। जैसा उसने सोचा था, छाते में फिर से रंग आ गए। सु चेंगचेंग को टांग ची की आंखों की दिक्कत का पता तब चला जब वहाँ से लाल ड्रेस में एक लड़की गुजरी। जब एक आंटी ने आकर पूछा कि क्या उन्होंने उसे देखा है, तो टांग ची के चेहरे के भाव देखकर सु चेंगचेंग को शक होने लगा कि उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है। हैरान होने के बावजूद सु चेंगचेंग उसे घर छोड़ने लगी, पर हमेशा की तरह टांग ची ने उसे दरवाजे से वापस नहीं भेजा, बल्कि अंदर आराम करने के लिए बुलाया। टांग ची ने उसे अंदर सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वही उसे रंगीन दिख रही थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि जब भी सु चेंगचेंग का भेष बदलता था और वह वापस अपने असली रूप में नहीं आ पाती थी, तो वह बीमारी की छुट्टी ले लेती थी। इस वजह से टांग ची को लगता था कि वह काफी कमजोर है। ऊपर से टांग ची नहीं चाहता था कि उसे घर छोड़ने के चक्कर में सु चेंगचेंग बीमार पड़ जाए। टांग ची उसके लिए कपड़े लेने अलमारी के पास गया। आंखों की कमजोरी की वजह से उसने गलती से एक दाग वाली शर्ट उठा ली। सु चेंगचेंग को याद आया कि टांग ची खुद को 4 रंगों का दूध कहता था, पर आज वह ट्रैफिक लाइट नहीं पहचान पाया और कार के नीचे आते आते बचा। उसे शक हुआ कि क्या वाकई उसकी नजर कमजोर हो गई है, पर उसने बात आई गई कर दी। टांग ची ने शर्ट देखी और फौरन पहचान लिया कि ये पिछली बार पेंटिंग करते वक्त के दाग हैं। उसने दोनों के लिए खाना भी तैयार किया। टेबल पर रखी हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही थी। सिर्फ सु चेंगचेंग और टांग ची के अपने कपड़े ही रंगीन थे। इसी वजह से टांग ची शर्ट पर लगे पेंट को देख पाया था। सामने बिना रंगों का खाना देखकर टांग ची को भूख नहीं लग रही थी, फिर भी उसने सु चेंगचेंग को देखकर खाना शुरू किया। जो सु चेंगचेंग खा रही थी वही वह भी खा रहा था। सु चेंगचेंग ने जल्द ही उसकी ये हरकत पकड़ ली। वह उलझन में थी, पर आखिरी डम्पलिंग खाते हुए उसका इंतजार करने लगी। बाद में सु चेंगचेंग ने जानबूझकर अपने माता पिता और दोस्तों को खाने पर बुलाया ताकि वह चेक कर सके कि क्या सिर्फ वही उसे रंगीन दिखती है। वह एक आंखों के डॉक्टर के पास भी गई। जांच में पता चला कि टांग ची की आंखें बिल्कुल ठीक हैं। इसका एक ही मतलब निकल रहा था कि मानसिक तनाव की वजह से उसकी नजर ऐसी हो गई है। डॉक्टर ने उसे साइकोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी। बाद में टांग ची ने यह बात गुयू को बताई। गुयू ने उसे सलाह दी कि वह सु चेंगचेंग के साथ ज्यादा वक्त बिताए, शायद इससे उसकी आंखें ठीक हो जाएं। तभी टांग ची को सड़क पर एक आदमी फूलों के साथ दिखा। उसे हैरानी हुई कि वह आदमी उसे पूरा रंगीन दिख रहा था। टांग ची बुरी तरह चौंक गया। उसने फौरन गाड़ी रोकी और उसके पीछे भागा। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि फांग जिन का बॉयफ्रेंड कुआन तांग था। कुआन तांग को देखकर उसका अंदाजा गलत साबित हो गया। उसे लगता था कि इस बेरंग दुनिया में सिर्फ सु चेंगचेंग ही अकेली रंगीन इंसान है। अब कुआन तांग के आने से वह समझ नहीं पा रहा था कि इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है। असल में उस शाम कुआन तांग के भेष में सु चेंगचेंग ही थी। सु चेंगचेंग अपनी दोस्त लिन युआन की मदद करने के लिए कुआन तांग बनी हुई थी। लिन युआन एक कॉमिक आर्टिस्ट थी और उसकी एक कट्टर दुश्मन थी जो हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। लिन युआन ने सु चेंगचेंग को कुआन तांग बनाकर उस दुश्मन का सामना करने के लिए बुलाया था। जब वे बातें कर रहे थे तभी गुयू वहाँ
वहाँ आ गया। गुयू ने लिन युआन से उनके स्टूडियो की डिनर पार्टी के बारे में सुना था। उसे पता था कि कोई उसे परेशान कर रहा है। लिन युआन के लिए दिल में भावनाएं होने की वजह से वह उसकी मदद करने पहुंच गया, पर वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि कुआन तांग, जो असल में सु चेंगचेंग थी, ने लिन युआन को गले लगा रखा है। उसने फौरन उन्हें अलग किया। लिन युआन भी उसे अचानक वहाँ देखकर हैरान रह गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, गुयू ने सबसे अपना परिचय दिया और ऐलान किया कि वह लिन युआन को पसंद करता है। लिन युआन यह सुनकर सन्न रह गई। तभी टांगची अंदर आया और कुआन तांग को एक तरफ बुलाया। टांगची अपनी भावनाओं को परखना चाहता था, इसलिए उसने सु चेंगचेंग को भी बाहर बुलाने का सोचा। वह देखना चाहता था कि क्या उसे सिर्फ इन दोनों में ही रंग दिखते हैं। इससे पहले कि कुआन तांग कुछ कहता, टांगची ने अपना फोन निकाला और सु चेंगचेंग को कॉल किया। जैसे ही टांगची ने कॉल किया, कुआन तांग के पास रखा फोन बज उठा। जैसे ही कुआन तांग सफाई देने के लिए छटपटाने लगा, टांगची ने खुद ही उसके लिए एक बहाना बना दिया। यह देख कुआन तांग एक तरफ हट गया और फांग जिन को फोन करने का नाटक करने लगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर टांगची को अंदर ही अंदर बड़ी बेचैनी महसूस हुई। कुआन तांग यह कहकर वहाँ से खिसक गया कि उसे फौरन फांग जिन से मिलना है। टांगची अपना सिर खुजलाता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुआन तांग भी उसे रंगीन क्यों दिख रहा है। आखिर उसका और सु चेंगचेंग का क्या कनेक्शन है। अगले दिन टांगची ऑफिस के गेट पर इंतजार करने लगा। कॉन्फ्रेंस रूम से सबके जाने के बाद सु चेंगचेंग किसी रोशनी की किरण की तरह उसके पास आई। उसके चलते ही जमीन का रंग भी असली जैसा होने लगा। टांगची को अपनी तरफ टकटकी लगाकर देखते देख सु चेंगचेंग को थोड़ा डर लगा कि कहीं उसने उसका राज तो नहीं जान लिया। टांगची ने सोचा कि क्यों न सु चेंगचेंग को सब सच बता दे ताकि उसकी आंखों का इलाज हो सके, पर कंपनी का सबसे बड़ा रिसर्चर होने के नाते वह यह राज नहीं खोल सकता था। उसका साथी जोबिन उसकी मदद करने के लिए पागल हो रहा था। उसने अपने हाथ पर लिपस्टिक के हर शेड लगा लिए। उसने टांगची के हाथ पर भी लिपस्टिक पोत दी ताकि वह रंगों को पहचान सके, पर टांगची के लिए सब कुछ एक जैसा था, बिना किसी फर्क के। सच जानने के लिए टांगची ने सु चेंगचेंग के करीब जाने की हिम्मत जुटाई, पर उसके बदले हुए बर्ताव ने सु चेंगचेंग को डरा दिया। वह टांगची की कार के बजाय मेट्रो से जाना पसंद करने लगी। गुयू से यह सब देखा नहीं गया और उसने टांगची को थोड़ा रिलैक्स रहने को कहा। कोई और रास्ता न होने पर टांगची उसके पीछे भागा। सु चेंगचेंग को टांगची बड़ा अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पूरा दिन उसके पीछे क्यों पड़ा है। तभी मेट्रो से उतरने वाली भीड़ के धक्के से टांगची सु चेंगचेंग से जा टकराया। उस पल कुछ जादुई हुआ। टांगची ने महसूस किया कि सु चेंगचेंग को गले लगाते ही उसकी आंखों में सारे रंग वापस आ गए। वह अभी खुश ही हो रहा था कि सु चेंगचेंग ने उसे धक्का दे दिया और अचानक सब कुछ फिर से बेरंग हो गया। वह सु चेंगचेंग को हैरानी से देखने लगा और सच समझने के चक्कर में उसका हाथ पकड़ लिया, पर सु चेंगचेंग को उसकी यह हरकत किसी ठरकी इंसान जैसी लगी। बाद में सु चेंगचेंग ने जल्दी से एक हीट पैच खरीदा और टांगची को लगा दिया। टांगची ने बहाना बनाया कि वह कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, हालांकि उसने साफ साफ कुछ नहीं बताया। सु चेंगचेंग को काम करते देख टांगची को याद आया कि कैसे उसने नंगे हाथों से अखरोट तोड़े थे। यह सोचकर ही उसकी रूह कांप गई। उसे कांपता देख सु चेंगचेंग को लगा कि उसे ठंड लग रही है। उसने जल्दी से उसके गले में मफलर लपेट दिया और उसे जबरदस्ती गर्म कॉफी पिला दी। सु चेंगचेंग के इस बर्ताव को देख टांगची को लगा जैसे फांग हुआ उसे देखकर मुस्कुरा रही हो। घर लौटकर उसने यह बात गुयू को बताई। हाथ पकड़ने से सिर्फ खुद को देख सकते हो, पर गले लगने से पूरी दुनिया रंगीन हो जाती है। यह सुनकर गुयू ने टांगची की चोटें देखी और समझ गया कि यह सु चेंगचेंग का काम है। फिर भी टांगची ने कहा कि सु चेंगचेंग खतरनाक है। उसने बताया, मैंने सिर्फ उसका हाथ पकड़ा था और उसने उसे मरोड़ने की कोशिश की। अगर मैंने उसे गले लगाया तो वह मेरी गर्दन ही तोड़ देगी, फिर चाहे आंखें ठीक हो जाएं, पर शरीर का क्या होगा। गुयू यह सुनकर हंसने लगा। अचानक उसे याद आया कि टांगची को कुआन तांग भी रंगीन दिखता है, तो क्यों न यह तरीका कुआन तांग पर आजमाया जाए। उसने लिन युआन की कॉमिक निकाली जिसके कैरेक्टर बिल्कुल कुआन तांग जैसे थे। टांगची की मदद के लिए गुयू ने लिन युआन के साथ काम करने का फैसला किया। अगले दिन कंपनी ने खूबसूरती के थीम पर सु चेंगचेंग का प्रपोजल चुना। गुयू ने लिन युआन के साथ कोलैबोरेशन का इंतजाम किया, पर कॉन्ट्रैक्ट में एक छोटा सा ट्विस्ट डाल दिया। लिन युआन ने बिना देखे साइन कर दिए। साइन होने के बाद गुयू ने सु चेंगचेंग और कुआन तांग की मीटिंग फिक्स कर दी। लिन युआन को थोड़ा शक हुआ। जब वे होटल पहुंचे तो सु चेंगचेंग और लिन युआन के होश उड़ गए, क्योंकि होटल में कमरे कम थे। कंपनी का स्टाफ डबल शेयरिंग कमरों में रुक रहा था। टांगची और कुआन तांग को एक ही कमरा मिला। सु चेंगचेंग पहले तो नहीं मानी, पर कुआन तांग के साथ जगह बदलने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। अगर वह मना करती तो लिन युआन को भारी जुर्माना और प्रोजेक्ट का नुकसान भरना पड़ता। ऊपर से कंपनी इस इवेंट के लिए काफी पैसा खर्च कर चुकी थी। सु चेंगचेंग भी नहीं चाहती थी कि उसकी मेहनत बेकार जाए। उस शाम वह कुआन तांग बनकर टांगची के कमरे में गई। अंदर जाते ही वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। कुआन तांग को लगा कमरा खाली है, पर तभी टांगची नहाकर बाहर आया और वह डर गई। टांगची को अपने सामने कपड़े बदलते देख कुआन तांग शर्म से लाल हो गई और उसने मुंह फेरकर कमरे की लाइटें जला दी। अचानक रोशनी से टांगची की आंखें चौंधिया गईं और वह लड़खड़ा गया। बाद में टांगची की आंखों का टेस्ट करने के लिए उसने जानबूझकर पीले तरबूज को लाल कह दिया। टांगची समझ गया कि कुआन तांग उसका इम्तिहान ले रही है और उसे जरूर कुछ गड़बड़ लगी है। इस टेस्ट के बाद कुआन तांग को अपना जवाब मिल गया। उसने अपनी दोस्त लिन युआन को मैसेज किया कि वह आज रात उसके पास नहीं सोएगी।
उसने बताया कि टांग ची की आंखों में कोई दिक्कत है और उसे सच पता करना है। आखिर कल कंपनी का पहला बड़ा ऑफलाइन इवेंट था और टांग ची कोई रिस्क नहीं ले सकता था। इसी बीच सु चेंगचेंग के न होने से लिन युआन बोर हो रही थी। वह टहलने निकली तो उसे गुयू मिल गया, जिसे भी नींद नहीं आ रही थी। बातों बातों में लिन युआन को गुयू से पता चला कि टांग ची की आंखों में वाकई समस्या है और यह इवेंट उनके लिए कितना जरूरी है। लिन युआन ने वादा किया कि वह यह राज छुपा कर रखेगी, पर उन दोनों ने गौर नहीं किया कि सुयू झाड़ियों के पीछे छुपकर सब सुन रही है। सुयू, जो ऑफिस में हमेशा सु चेंगचेंग से दबकर रहती थी, तुरंत टांग ची की आंखों की हालत की खबर दुश्मन कंपनी के बॉस जिन को दे दी। इधर टांग ची कुआन तांग को बिना पलक झपकाए घूर रहा था, जिससे उसे बड़ी अजीब सी घबराहट होने लगी। असल में टांग ची को कुआन तांग में 4 अलग अलग लोग नजर आ रहे थे। सु चेंगचेंग, मरी हुई सुमियाओ और वह औरत जिससे वह प्यार करता था, फांग हुआ। किसी और मुश्किल से बचने के लिए कुआन तांग जल्दी से कंबल ओढ़कर सो गई। अगली सुबह लिन युआन ने सु चेंगचेंग को टांग ची की कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताया। सु चेंगचेंग को फिक्र हुई कि कहीं टांग ची एग्जीबिशन में कोई गलती न कर दे, इसलिए वह तुरंत वहां पहुंची। उसने पूरी रात जागकर सबके कपड़ों पर रंगीन स्टिकी नोट्स लगा दिए और उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया ताकि उसका शक दूर हो सके। टांग ची सीधे जवाब मांगने सु चेंगचेंग के घर पहुंच गया। सु चेंगचेंग टांग ची से मिलने के लिए कुआन तांग को साथ ले आई। टांग ची एक बार फिर दंग रह गया। इस मुलाकात से उसके कुछ शक तो दूर हो गए, पर कुआन तांग अब पहले जैसा चुलबुला नहीं लग रहा था। वह बहुत थकी हुई और बीमार लग रही थी। उसकी आवाज में भी भारीपन था। कुआन तांग ने बताया कि वह रिसर्च फंडिंग के लिए हाथ पैर मार रही है। तबीयत खराब होने की वजह से वह घर के अंदर ही रहना पसंद करती है। जैसे ही टांग ची ने उसे बधाई दी, कुआन तांग को अचानक रिसर्च ग्रांट मिलने की खबर मिली। खुशी और इमोशंस के मारे कुआन तांग ने अचानक खून की उल्टी की और बेहोश होकर गिर पड़ी। सु चेंगचेंग एम्बुलेंस में कुआन तांग के साथ चली गई। उसी रात टांग ची को सु चेंगचेंग का मैसेज मिला कि कुआन तांग अब इस दुनिया में नहीं रही। टांग ची खुद को इसका जिम्मेदार मानने लगा। उसे लगा कि अगर उसने सु चेंगचेंग और कुआन तांग को एक ही साबित करने की जिद न की होती तो कुआन तांग अपनी बीमारी में उससे मिलने की जिद नहीं करती, न ही वह उस ठंडी हवा की चपेट में आती जिसने उसकी जान ले ली। गुयू टांग ची के साथ रहा और उसे दिलासा दिया। आखिर ऐसी अचानक होने वाली अनहोनी का अंदाजा किसी को नहीं था। उसे तसल्ली देते वक्त गुयू ने टांग ची के कपड़ों पर कुआन तांग के खून के धब्बे देखे, पर जब टांग ची ने खुद पर खून देखा तो वह सदमे में जम गया। इधर एम्बुलेंस के थोड़ी दूर जाते ही सु चेंगचेंग खुशी से झूम उठी। उसी वक्त मौत की कगार पर दिख रही कुआन तांग भी मजे से उठकर बैठ गई और जश्न मनाने लगी। एम्बुलेंस का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन हुआनाई थी। एम्बुलेंस से उतरने के बाद सु चेंगचेंग ने कुआन तांग को वापस लिन युआन बना दिया। उसकी बहन ने उसे चेतावनी दी कि इस ब्रेसलेट का इस्तेमाल कम ही करे। किसे पता था कि इसके आगे चलकर क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। आखिर मुफ्त में कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। टांग ची को अपने कपड़ों पर कुआन तांग के खून को देखकर कुछ अजीब लगा। गुयू को भी शक हुआ क्योंकि वह खून असली नहीं लग रहा था। दोनों को लगा कि टांग ची ने हाल ही में बहुत सारी अचानक मौतें देखी हैं, जिसकी संभावना न के बराबर थी। इसलिए वे लैब गए और टांग ची ने कपड़ों पर लगे खून की जांच की। उसे पता चला कि वह असली खून नहीं बल्कि सिर्फ रंग था। अपने शक को पक्का करने के लिए वे पुलिस स्टेशन गए ताकि कुआन तांग की पहचान चेक कर सके, पर वहाँ पता चला कि इस नाम की ही है। इससे उसका शक यकीन में बदल गया। सच जानने के लिए टांग ची ने अगली सुबह सु चेंगचेंग को फोन किया और कहा कि वह कुआन तांग को आखिरी विदाई देना चाहता है। सु चेंगचेंग ने आनन फानन में झूठ बोल दिया कि कुआन तांग का तो अंतिम संस्कार भी हो गया है। उसने यह भी कह दिया कि कुआन तांग की आखिरी इच्छा के मुताबिक उसकी अस्थियां नदी में बहा दी गई हैं। अगर वो याद करना चाहता है तो किसी भी नदी पर जा सकता है। टांग ची को पूरा यकीन हो गया कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए उसने कुआन तांग के परिवार के बारे में और सवाल पूछे तो सु चांग के पास कोई रास्ता नहीं बचा। सु चांग ने एक कहानी गढ़ दी कि कुआन तांग की एक दादी है। टांग ची सीधा दादी कुआन के घर पहुंच गया। उनसे मिलने के बाद वो लगातार सवाल पूछता रहा और यहाँ तक कि दावा किया कि वो बुढ़ापे में उनका ख्याल रखेगा। गुयू नीचे इंतजार कर रहा था, तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखी। उसने पास जाकर पूछा कि क्या आसपास कुआन सरनेम वाली कोई दादी रहती हैं? पूछताछ के बाद उसे पता चला कि दादी कुआन का पता और सु चांग की असली दादी का घर एक ही है। उसने तुरंत ये खबर टांग ची तक पहुंचाई। ये जानकर टांग ची ने अंधा होने का नाटक किया। दादी कुआन घबरा गईं और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने लगी। सीढ़ियों से उतरते वक्त टांग ची जानबूझकर फिसला। उस बूढ़ी दादी ने बड़ी फुर्ती से उसे थाम लिया। इससे टांग ची को पक्का यकीन हो गया कि दादी कुआन असल में सु चांग ही है। डॉक्टर को दिखाने के बाद दादी कुआन टांग ची को घर छोड़कर आईं। उनकी जानी पहचानी हरकतों ने उसका शक और गहरा कर दिया। वो बार बार कहने लगा कि उसने ही कुआन तांग को मारा है और जोर जोर से रोने लगा। उनके जाने के बाद टांग ची वापस अपने असली रूप में आया और सु चांग को फोन किया और बताया कि वो अंधा हो गया है। इस वक्त सु चांग को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि टांग ची को उसकी असलियत पता चल चुकी है। टांग ची ने लिन युआन को दादी कुआन बनते देख लिया था। हकीकत में यकीन करने वाले इंसान के तौर पर उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उधर सु चांग को लग रहा था कि टांग ची सच में अंधा हो गया है। अपनी आंखों देखे सच को और परखने के लिए टांग ची जमीन पर रेंगने लगा और नाटक करने लगा। वो बार बार कहने लगा कि उसने ही कुआन तांग को मारा है और जोर जोर से रोने लगा। उसने इस मौके का फायदा उठाकर सु चांग का ध्यान
ध्यान भटकाया और उसे पानी लेने भेज दिया। क्योंकि पानी लाने की दूरी 5 मीटर से ज्यादा थी, लिन युआन वापस अपने असली रूप में आ गई। जब सू चांग लौटी तो लिन युआन फिर से दादी कुआन बन गई और तांग ची ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया। तांग ची पूरी तरह टूट गया। उसे एहसास हुआ कि सू मियाओ, फांग हुआ और कुआन तांग सब नकली थे। सू चांग तांग ची के इस बर्ताव से दंग रह गई। उसे डर था कि कहीं वो खुद को चोट न पहुंचा ले। उसने लिन युआन को पकड़ा और बाहर भाग गई। फिर भी सू चांग को चिंता थी। वो दरवाजे के बाहर ही रुकी रही। लिन युआन ने गुयू को फोन किया कि वो आकर तांग ची का ख्याल रखे। सू चांग ने तांग ची को सच बताने का फैसला किया, पर लिन युआन नहीं मानी। अगर तांग ची को पता चला कि सू मियाओ, जिससे उसने प्यार किया था, और फांग हुआ, जिसकी उसने जान दांव पर लगाकर रक्षा की थी, सब झूठ थे, तो क्या उसे और गहरा सदमा नहीं लगेगा? ये सुनकर सू चांग भी उलझन में पड़ गई। उधर तांग ची चुपचाप सोफे पर बैठा रहा। उसके दिमाग में वही दर्दनाक सीन बार बार घूमने लगे। कैसे सू मियाओ के साथ उसकी डेट पर बिजली गिरी, फांग हुआ की दूसरी पर्सनैलिटी गायब हुई और कुआन तांग खून की उल्टियां करते हुए उसके सामने गिरा। इन अजीब और गरीब घटनाओं ने उसे यकीन दिला दिया कि इन सब के पीछे कोई गहरा राज छिपा है। तभी गुयू वहाँ पहुंचा। तांग ची ने उसे सब कुछ बता दिया जो उसने पता लगाया था। तांग ची का दिल बुरी तरह टूट चुका था। उसे लग रहा था कि सू चांग ने उसे बेवकूफ बनाया है। सू मियाओ मर चुकी थी और वो दुखी था। थोड़े ही समय बाद उसे फांग हुआ से प्यार हो गया। इस वजह से वो खुद को बहुत बुरा महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो एक धोखेबाज इंसान है। फांग हुआ की दूसरी पर्सनैलिटी गायब होने के बाद वो छुपकर रोया करता था। कुआन तांग की मौत ने उसे यकीन दिला दिया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। तभी गुयू एक समझदार गाइड बनकर सामने आया। तांग ची के सबसे मुश्किल और उलझन भरे वक्त में गुयू ने उसे सही रास्ता दिखाया। जाने के बाद गुयू ने जिनपिन कंपनी की टीम को तांग ची पर नजर रखते हुए पकड़ा। उसने उनकी फोटो खींचकर तांग ची को भेजी और उसे बाहर आकर अपना जाल बिछाने को कहा ताकि वो उन्हीं के दांव से उन्हें हरा सके। उन्होंने कंपनी के गद्दार का पता लगाया ताकि तांग ची और सू चांग के मिलने का मौका बन सके। गुयू अपनी गर्लफ्रेंड लिन युआन को लेकर वहाँ से चला गया। बाद में बाहर जाते वक्त तांग ची ने फिर से अंधे होने का नाटक किया। कहानी में जानबूझकर रास्ते में मुश्किलें खड़ी की गईं ताकि तांग ची की आंखों की कमजोरी का सबूत मिल सके। पर सू चांग, जो हमेशा खुद को कसूरवार मानती थी, वो तांग ची के साथ रही और हर रुकावट को दूर करती गई। तांग ची को अपना अब तक का सफर याद आया, चाहे वो सू मियाओ हो या फांग हुआ। सू चांग ने बार बार उसे मुसीबतों से बचाया था। सू चांग हमेशा बिना किसी शर्त के उसके साथ खड़ी रही और उसकी हिफाजत की। जल्दी ही सू चांग को भी कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। जिन रुकावटों को उसने हटाया था, कोई उनका पीछा कर रहा था। ये डर था कि तांग ची को फिर से चोट न पहुंच जाए, इसलिए वो उसे एक सुनसान जगह ले गई और अपने ब्रेसलेट से उनके रूप आपस में बदल दिए। आईने में अपनी शक्ल देखकर तांग ची की दुनिया एक बार फिर हिल गई। तभी दो आदमी करीब आए। सू चांग को एहसास हुआ कि उन्होंने जरूर कोई वीडियो सबूत रिकॉर्ड कर लिया होगा। वो फिर से सू मियाओ के रूप में बदल गई और ब्रेसलेट की मदद से उनका मुकाबला करके फोन वापस छीन लिया। आखिरकार तांग ची को सू चांग के रूप बदलने के राज का पता चल ही गया। सू चांग ने सू मियाओ के रूप में जबरदस्ती उससे अपना फोन वापस छीन लिया। अब पोल खुल चुकी थी तो तांग ची ने नाटक बंद किया और सीधे सू चांग का सामना किया। सू चांग को समझ नहीं आया कि वो तांग ची से नजरें कैसे मिलाए और वो वहाँ से भाग गई। बाद में उसने लिन युआन के घर जाकर सब कुछ सच सच बता दिया। लिन युआन को अपनी दोस्त के लिए बुरा भी लग रहा था और वो बेबस भी थी। तभी सू चांग के फोन पर तांग ची का मैसेज आया। अब और कोई रास्ता नहीं था तो सू चांग तांग ची से मिलने पार्क पहुंची। वहाँ उसने सू मियाओ, फांग हुआ, कुआन तांग और यहाँ तक कि उस लामा अल्पाका का रूप बदलकर तांग ची से माफी मांगी। उसने यकीन दिलाया कि उसका इरादा उसे धोखा देने का नहीं था। वो समझा नहीं पा रही थी कि कैसे एक के बाद एक चीजें बिगड़ती चली गई। ये सब इतना अजीब था कि कोई इसे नॉर्मल नहीं मान सकता था। वो तांग ची को सब सच बताना चाहती थी पर हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। हालांकि तांग ची के मन में सू चांग के लिए अब भी कड़वाहट थी। फिर भी उसने तसल्ली देते हुए कहा, अगर मैंने सू मियाओ और फांग हुआ के मामलों में टांग न अड़ाई होती तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा। सू चांग उसके पीछे भागी। वो बार बार पूछ रही थी कि क्या वो उसे नौकरी से निकाल देगा। जब उसने तांग ची की तरफ देखा तो उसकी आंखें लाल थीं। तांग ची सब कुछ समझ चुका था पर वो इसे शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। सू चांग ने जो भी झूठ बोले थे वो खुद को तांग ची से दूर रखने के लिए बोले थे। उस दिन के बाद से सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह ऑफिस में सू चांग की टक्कर एलिवेटर में फिर से तांग ची से हुई। उसे लगा तांग ची उसे देखना नहीं चाहता, इसलिए वो बाहर निकलने लगी ताकि अगले एलिवेटर का इंतजार करे। पर तांग ची ने उसे वापस अंदर खींच लिया। उसने अपना कोट उतारकर सू चांग के ऊपर डाल दिया। असल में तांग ची उसे अंदर आते ही नोटिस कर रहा था। उसने देख लिया था कि सू चांग की ड्रेस का पीछे वाला एक बटन टूटा हुआ है। उस पल सू चांग को वो वक्त याद आया जब वो सू मियाओ बनी थी। तांग ची का इस तरह ख्याल रखना उसके दिल को छू गया। बाद में मीटिंग के दौरान तांग ची ने अपना नया परफ्यूम लॉन्च किया। सेल्स बढ़ाने के लिए सू चांग ने मार्केट रिसर्च के लिए एक टी पार्टी का आइडिया दिया और अपने कजिन को मदद के लिए बुलाया। तांग ची ने उन्हें साथ में क्लोज देखा तो उसे जलन होने लगी और उसने तुरंत सू चांग को फोन मिला दिया। सू चांग को समझ नहीं आया कि फोन क्यों किया, पर वो अपनी पसंद की ब्रेड लेकर वहाँ पहुँच गई। उसने वहाँ आई बुजुर्ग महिलाओं को परफ्यूम के सैंपल बांटने शुरू किए, पर काम इतना आसान नहीं था। उन महिलाओं को लगा कि उनकी उम्र में परफ्यूम की क्या जरूरत है। उन्होंने सैंपल
प्रपोजल वापस कर दिए और जाने लगी। रिजेक्शन के बावजूद सू चांग ने हार नहीं मानी। उसे एक कमाल का आइडिया आया। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसने उन दादी नानियों की पुरानी तस्वीरों को उनके जवानी वाले रूप में बदल दिया। अपनी जवानी की तस्वीरें देखकर वो सब भावुक हो गईं। अपनी यादों में खोई एक दादी ने अपने पति के साथ वाली पुरानी फोटो निकाली। उन्हें उदास देख सू चांग उनके पास गई और फोटो ले ली। पता चला कि उनके पति की जवानी में ही मौत हो गई थी। तब से वो अकेली ही थी और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि काश वो अपने पति को अपने साथ बूढ़ा होते देख पाती। ये सुनकर सू चांग ने फोटो को एडिट किया और दिखाया कि उनके पति बूढ़े होकर कैसे दिखते। फिर उसने फोटो प्रिंट करके दादी को दी। अपनी फोटो देखकर दादी की आंखों में आंसू आ गए। तभी हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई। तांग ची फूलों का गुलदस्ता लेकर वहाँ पहुँचा। इन सब चीजों ने उन बुजुर्ग महिलाओं का मन बदल दिया और वो अपनी कहानियाँ सुनाने लगी। तांग ची ने इसी मौके का फायदा उठाकर अपना परफ्यूम उन्हें दिखाया। सू चांग के चेहरे की चमक देखकर तांग ची उस पर फिदा हो गया। उसे सू चांग में सू मियाओ और फांग हुआ की झलक दिखने लगी। उसी पल तांग ची को एहसास हुआ कि वो जिससे हमेशा से प्यार करता था वो सू चांग ही है। अपनी फीलिंग्स को समझकर वो उसे देखकर मुस्कुराने लगा। जैसे ही वो प्रपोज करने वाला था, पेड़ से चिड़िया का एक घोंसला गिरने लगा। सू चांग ने फुर्ती से उसे बचा लिया और इसी चक्कर में वो दोनों एक दूसरे की बाहों में आ गए। तांग ची ने मौके का फायदा उठाकर आई लव यू कहा और किस करने के लिए आगे बढ़ा, पर सू चांग ने उसे जोरदार शोल्डर थ्रो मारा और तांग ची धड़ाम से जमीन पर जा गिरा, क्योंकि उसे अब भी लगता था कि तांग ची सिर्फ सू मियाओ की खूबसूरती और फांग हुआ की काबिलियत का दीवाना है। उसे लगा कि उसमें ऐसा क्या खास है जो तांग ची उसे पसंद करेगा। उसे यकीन था कि तांग ची बस उसके साथ खेल रहा है। तांग ची ने कितना भी समझाया, सू चांग ने उसकी एक नहीं सुनी। तांग ची उसके पीछे भागने लगा, पर कमर में लचक आने की वजह से वो वहीं रुक गया। सू चांग के भाई को लगा कि सू चांग ने प्रपोज किया होगा और तांग ची ने मना कर दिया, इसलिए उसने उसे पटक दिया। घर वाले और आसपास के सब लोग यही मानते थे कि तांग ची जैसा लड़का सू चांग जैसी साधारण लड़की को कभी पसंद नहीं कर सकता। यही बात उसके मन में इनसिक्योरिटी पैदा कर रही थी। साथ खड़े होकर वो दोनों वाकई मिसमैच्ड लग रहे थे। इसलिए जब तांग ची ने अपने प्यार का इजहार किया तो उसने तुरंत इसे नामुमकिन मानकर अनसुना कर दिया। उसे ये मानना ज्यादा आसान लगा कि तांग ची बदली हुई सू मियाओ या फांग जिन की तरफ आकर्षित है, बजाय इसके कि वो मामूली सी दिखने वाली सू चांग को पसंद कर सकता है। तांग ची उसकी सुंदर शक्ल का दीवाना नहीं था, वो तो उसके नेक और बहादुर दिल की इज्जत करता था। सू चांग का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसके भाई ने झट से कह दिया कि तांग ची उसके लायक ही नहीं है। घर पहुंचकर सू चांग बार बार तांग ची के प्रपोजल के बारे में सोचने लगी। हालांकि उसका दिल पहले ही पिघल चुका था, पर उसे याद आया कि कैसे तांग ची ने क्लास रियूनियन में उसकी बुरी हालत वाली फोटो खींची थी। वो बहुत बेकार दिख रही थी। तांग ची के इन शब्दों ने उसके शक को और पक्का कर दिया कि वो उसे कभी पसंद नहीं कर सकता। दूसरी तरफ तांग ची सू चांग के साथ बिताए हर छोटे पल को याद कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि वो सू चांग से ही प्यार करता है। फिर उसने गुयू को फोन किया और पूछा कि क्या उसके फोन में सू चांग की कोई फोटो है। उस पल तांग ची को समझ आया कि उसकी आंखों में सिर्फ सू चांग का ही रंग क्यों है, क्योंकि वो उसके दिल की चाहत और प्यार की मूरत थी और जिस इंसान से उसने हमेशा प्यार किया वो सू चांग ही थी। तांग ची के लिए गुयू हमेशा एक गाइड की तरह रहा। अगर गुयू ने रास्ता न दिखाया होता तो शायद वो अपनी ही जिद में फंसा रहता। आखिर में गुयू ने वो ग्रुप फोटो तांग ची को भेज दी। फोटो में सू चांग को देखकर तांग ची के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने एक कागज निकाला और सू चांग का वैसा ही स्केच बनाया जैसा उसे याद था। अगली सुबह तांग ची फूल लेकर ऑफिस पहुंचा ताकि सू चांग को पिक कर सके। उसे पूरी उम्मीद थी कि सू चांग उसे माफ कर देगी। जैसे ही सू चांग बाहर आई, तांग ची ने एक लंबी सांस ली और माफी मांगने के लिए आगे बढ़ा, पर अपनी हीन भावना की वजह से सू चांग ने बहुत सी ऐसी कड़वी बातें कह दी जो वो दिल से नहीं चाहती थी। उस दिन सू चांग ने कंपनी के नए परफ्यूम के लिए एक खास प्रमोशनल प्लान तैयार किया। उसे देखने के बाद सबने पूरे जोश के साथ हाँ कह दी, लेकिन पंगा तब हुआ जब मॉडल चुनने की बारी आई। सू चांग ने सुझाव दिया कि परफ्यूम के लिए जिंदगी के अलग अलग पड़ाव वाली महिलाओं को चुना जाए। वो चाहती थी कि सबको पता चले कि परफ्यूम सिर्फ जवान लड़कियों के लिए नहीं होता, हर उम्र के इंसान को खूबसूरत दिखने का हक है। यही बात परफ्यूम पर भी लागू होती है। इसलिए उसने मॉडल्स में बुजुर्ग महिलाओं के एक ग्रुप को शामिल करने की बात कही, पर ये सुनकर सबको लगा कि ये बहुत रिस्की आइडिया है। फैशन इंडस्ट्री में ऐसा पहले भी हुआ था, लेकिन 3 अलग पीढ़ियों को दिखाने से परफ्यूम की इमेज बिगड़ सकती थी। सू चांग का प्लान सुनकर तांग ची मुस्कुराया। ये आइडिया उसके खुद के विजन से बिल्कुल मैच करता था। उसने तुरंत मिडिल एज और बुजुर्ग ग्राहकों की बढ़ती डिमांड की रिपोर्ट सबके सामने रखी। उसने बड़े सलीके से बताया कि इस उम्र के लोगों में भी परफ्यूम का कितना क्रेज है। पूरी टीम उसकी बात से सहमत हो गई और संभावित चेहरों के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सू चांग ने बताया कि उसने पहले ही कुछ अच्छे लोग चुन रखे हैं। सू चांग को इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करते देख तांग ची को उससे और भी प्यार हो गया। प्लान पास होते ही सब काम पर
लग गए, पर सारी तैयारी के बाद भी वो टीचर बाई की टीम से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। गुयू को याद आया कि टीचर बाई जल्दी मशहूर तो हो गई थी, पर उनका तलाक भी बहुत जल्दी हो गया था। उनका एक बेटा था, शायद कोई उनकी मदद कर सकता था। थोड़ी देर बाद तांग ची सू चांग को लेकर टीचर बाई की पोती से मिलने पहुंचा। झांग जेन को देखते ही सू चांग फिर से खुद को कमतर समझने लगी। झांग जेन बहुत ही हसीन और एथलेटिक थी, जैसे सू मियाओ और कुआन तांग का कॉम्बिनेशन। पता चला कि फर्स्ट ईयर में झांग जेन ने तांग ची की कुछ फोटोज छुप कर रखी थी, पर सू चांग ने, जो उस वक्त खुद तांग ची को पसंद करती थी, वो सारी फोटोज जब्त कर ली थी। उसकी सफाई क्या थी, मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। सू चांग तो ये बात भूल चुकी थी, पर तांग ची को याद आया कि उसने स्कूल में सू चांग को दूसरों से चीजें छीनते देखा था। उसे गलत फहमी हुई थी कि वो क्लासमेट्स को डरा धमका रही है। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने सू चांग को गलत समझा था। फिर वो तीनों एक कॉफी शॉप गए ताकि टीचर बाई के मामले पर बात कर सके। प्लान देखने के बाद झांग जेन थोड़ी परेशान दिखी। उसे लगा कि सिर्फ इस प्लान से उसकी दादी नहीं मानेंगी। तभी सू चांग के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसने झांग जेन से पूछा कि क्या टीचर बाई की कोई ऐसी याद है जो उनके दिल के करीब हो। झांग जेन को एक पुरानी फटी हुई तस्वीर याद आई। उसने उसे ठीक करवाने के लिए बहुत लोगों की मदद ली थी, पर कोई कामयाब नहीं हुआ। सू चांग ने फोटो देखी तो पहचान लिया कि ये उनके पुराने स्कूल की है। टीचर बाई का भरोसा जीतने के लिए वो और तांग ची वापस स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर अपनी पुरानी लाइब्रेरी पहुंचे ताकि वो किताब या मैगजीन ढूंढ सकें जिसमें वो फोटो छपी थी। ढूंढते ढूंढते सू चांग ने अपने खाली हाथों से एक अखरोट फोड़ा और तांग ची को दिया। तब तांग ची को एहसास हुआ कि पुराने दिनों में सू चांग उसे कभी डरा नहीं रही थी। तांग ची के तेज दिमाग की वजह से उन्हें वो फोटो जल्दी मिल गई। सू चांग ने तुरंत वो फोटो झांग जेन को भेज दी। झांग जेन ने उन दोनों को रात के खाने पर बुलाया ताकि आगे की बात हो सके, पर जैसे ही वो लाइब्रेरी से बाहर निकले उनका सामना सिक्योरिटी गार्ड से हो गया। सू चांग ने तांग ची का हाथ पकड़ा और दौड़ लगा दी। तांग ची को अब समझ आया कि स्कूल के दिनों में सू चांग उससे कंपटीशन नहीं कर रही थी, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। किस्मत अच्छी थी कि सू चांग ने उन दोनों को फिर से स्कूल वाले रूप में बदल दिया और वो पकड़े जाते जाते बच गए। फिर वो एक वेंडिंग मशीन के पास आए। सू चांग ने एक कोक की बोतल निकाली और तांग ची को दे दी। तांग ची ने आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया जो उसने कब से दबा रखा था, क्या तुम मुझे कभी पसंद करती थी? सू चांग के दिमाग में क्लास रियूनियन वाली वो कड़वी यादें ताजा हो गईं। उसका चेहरा देखकर तांग ची ने अपने हाथ वाली बोतल हिलाई और ढक्कन खोल दिया, जिससे सारा सोडा उसके चेहरे पर उड़ गया। फिर उसने समझाया कि जब उसने कहा था कि फोटो बहुत बेकार है तो उसका मतलब सू चांग नहीं थी। दरअसल वो मेकअप ही खराब था, जिसकी वजह से उसका चेहरा अजीब लग रहा था। तभी पता चला कि ब्रेसलेट के अपग्रेड की वजह से सू चांग एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल गई थी और फिलहाल वापस अपने रूप में नहीं आ पा रही थी। तांग ची को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सू चांग ने तय किया कि वो आज रात अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर रुकेगी। तब जाकर तांग ची को एहसास हुआ कि सू मियाओ और लामा वाला रूप पहले ही उसके घर रह चुके हैं, पर इस बार असली सू चांग उसके घर आ रही थी और तांग ची उसे घर ले जाकर बहुत खुश था। सू चांग ने अपने पापा को मैसेज कर दिया कि वो आज रात लिन युआन के घर रुक रही है, पर लिन युआन तो उसी वक्त सू चांग के घर पर थी और सू चांग का वो मैसेज उसके घर वालों ने देख लिया। घर वालों के दबाव में आकर लिन युआन ने अपनी बहन को सब बता दिया। उससे सू चांग और तांग ची के रिश्ते के बारे में पूछताछ की गई। बेचारी सू चांग को कुछ पता नहीं था। उसने लिन युआन को सब कुछ डिटेल में बता दिया कि वो और तांग ची अब साथ हैं और वो आज उसी के घर रुक रही है। उसने ये भी साफ कर दिया कि वो अलग अलग कमरों में सो रहे हैं, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसके पेरेंट्स ये सब सुनकर गुस्सा होने के बजाय खुश थे। उन्हें लगा तांग ची हैंडसम है और एक अच्छा दामाद बनेगा। उन्होंने तो लिन युआन से ये तक कहलवाया कि पूछो तांग ची को घर कब ला रही है। सू चांग को बहुत अजीब लग रहा था। तभी उसकी बहन ने भी मजे लेना शुरू कर दिया। इस बार उसके पास हाँ करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उधर तांग ची ने सू चांग के लिए गर्म दूध और एक स्केच तैयार किया जो उसने खुद बनाया था। सू चांग उस बूढ़े रूप में सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को कंबल से ढक लिया। तांग ची उसकी शर्म समझ गया और सामान रखकर कमरे से बाहर चला गया। जब सू चांग ने तांग ची का बनाया हुआ अपना स्केच देखा तो वो खुशी से झूम उठी। अगली सुबह उसे पता चला कि वो वापस अपने असली रूप में आ गई है। ब्रेसलेट फिर से अपग्रेड हो गया था और इस बार एक नया फीचर आया था, मन की बात, इनर मोनोलॉग। पर उसने कितनी भी कोशिश की उसे कुछ समझ नहीं आया। जैसे ही वो बाहर आई, तांग ची को उसके सिर के ऊपर उसके ख्यालों की लाइनें दिखने लगी। अब तांग ची वही करने लगा जो सू चांग के मन में चल रहा था। जब सू चांग को लगा कि तांग ची उसे किस करने वाला है तो तांग ची ने बस उसके मुंह के कोने से ब्रेड का टुकड़ा साफ किया और फिर धीरे से उसके माथे को चूमा। तांग ची खुद को रोक नहीं पाया और उसे इस राज के बारे में बता दिया। तब जाकर सू चांग को पता चला कि ब्रेसलेट का नया कमाल क्या है। अब तांग ची अकेला ऐसा इंसान था जो उसके मन की बातें पढ़ सकता था। सू चांग का प्यारा चेहरा देखकर तांग ची ने फिर से अपनी फीलिंग्स का इजहार किया। हालांकि सू चांग चुप रही, पर उसके सिर के ऊपर चल रहे ख्याल सब कुछ बयां कर रहे थे। तांग ची अब अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया और अपना पहला किस मांगा। रिश्ता पक्का होने के बाद सू चांग और तांग ची हाथ पकड़कर ऑफिस जाने लगे। तभी एक कलीग अचानक एलिवेटर
एलिवेटर में घुस आया। शर्मा कर सूचांग ने तुरंत तांग ची का हाथ छोड़ दिया, पर उस कलीग को उनके बीच की केमिस्ट्री का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। उल्टा उसने सूचांग से पूछा कि वो पार्किंग से ऊपर क्यों आ रही है। सूचांग ने शर्मा कर सिर झुका लिया। तांग ची कहने ही वाला था कि वो उसे छोड़कर आया है, तभी वो कलीग बोल पड़ा, जरूर तुम्हारी बहन तुम्हें छोड़कर गई होगी। ये सुनकर तांग ची की बोलती बंद हो गई। सूचांग और तांग ची की मेहनत रंग लाई और टीचर बाई आखिरकार परफ्यूम की मॉडल बनने के लिए मान गई। अगले कुछ दिनों तक सब इवेंट की तैयारियों में जुट गए। सूचांग का प्लान था कि वो स्टेज पर टीचर बाई की 20 और 40 साल वाली फोटोज प्रोजेक्ट करेगी और साथ में टीचर बाई खुद परफॉर्म करेंगी। टीचर बाई के एजेंट से बात करने के बाद तांग ची को चिंता हुई कि हाई हील्स में सूचांग के पैर दुख रहे होंगे। वो उसके लिए चप्पलें लेकर आया। सूचांग खुश तो थी, पर उसे डर था कि फ्लैट्स पहनकर वो प्रोफेशनल नहीं लगेगी और कंपनी की इमेज खराब होगी। ये सुनकर तांग ची ने उसे बड़े प्यार से समझाया। तांग ची की बातों से सूचांग की टेंशन खत्म हो गई। उसने प्यार से उसे किस किया, पर अगले ही पल एक कलीग कमरे में घुस आया। आवाज सुनते ही सूचांग ने घबराकर खुद को एक पोछे में बदल लिया। उस वक्त तांग ची आंखें बंद करके पूरे जोश में किस कर रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कलीग की नजरों में वो एक पोछे को किस कर रहा है। अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में उस कलीग का दिमाग सुन्न हो गया। उसने कोई बहाना बनाया और वहाँ से खिसक लिया। उसके जाने के बाद सूचांग वापस अपने रूप में आई। उसने घबराकर कहा कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है और उसे नहीं पता कि वो ऑफिस वालों का सामना कैसे करेगी। तांग ची ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसे हिम्मत दी। हमारे पास बहुत वक्त है। काम खत्म होने के बाद तांग ची सूचांग को घर छोड़ने गया। नीचे पहुंचकर दोनों एक दूसरे के गले लग गए, जैसे कोई जुदा ही नहीं होना चाहता था। ये नजारा देखकर सूचांग के मम्मी पापा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सूचांग तांग ची से ऐसे लिपटी थी कि उसे छोड़ ही नहीं रही थी। लाड दिखाते हुए तांग ची ने उसे ऊपर तक छोड़ने की बात कही। सूचांग के पेरेंट्स को लगा कि उनकी बेटी आधी रात को अपने बॉयफ्रेंड को घर लेकर आ रही है। सूचांग के ऊपर पहुंचने से पहले ही उन्होंने आनन फानन में अपने कपड़े बदल लिए, लेकिन सूचांग अकेली ही घर लौटी। बेचारी सज धज कर बैठी रह गई। घर वालों के चेहरे तुरंत उतर गए और वो वापस कपड़े बदलने चले गए। सूचांग समझ गई कि लिन युआन ने ही उसके और तांग ची के रिश्ते के बारे में घर पर बताया है। उसने सीधा लिन युआन को फोन लगाया, पर लिन युआन को बस ये जानने में दिलचस्पी थी कि उन दोनों की बात कहाँ तक पहुँची है। ये सुनकर सूचांग डांटना भूल गई और शर्मा गई। उसने मान लिया कि उसने और तांग ची ने किस किया है। फिर उसने लिन युआन से पूछा कि क्या उसने गुयू को किस किया। फोन कटने के बाद गुयू समझ गया कि क्या बातें हुई हैं और वो खुद को उसे किस करने से रोक नहीं पाया। अगले दिन कंपनी का नया प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट शुरू हुआ। तय ये हुआ था कि होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के जरिए टीचर बाई को उनके 20 साल और 40 साल पुराने रूप के साथ स्टेज पर दिखाया जाएगा। पर शुरू होने से ठीक पहले जब एक कलीग ने मशीन चेक की तो अचानक उसमें खराबी आ गई और इमेज दिखना बंद हो गई। लॉन्च को कामयाब बनाने के लिए सूचांग के पास ब्रेसलेट की शक्ति इस्तेमाल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने खुद को टीचर बाई के 20 साल पुराने रूप में बदल लिया। फिर उसने 3D प्रोजेक्शन से तांग ची को टीचर बाई का 40 साल वाला रूप दे दिया। उन तीनों की परफॉर्मेंस ने हॉल में मौजूद लोगों और ऑनलाइन देख रहे दर्शकों का दिल जीत लिया। प्रोडक्ट लॉन्च सुपरहिट रहा। इस बीच गुयू इस पूरे मामले को छुपाने के लिए मोहरा बन गया। असल में एक कलीग सूचांग से माफी मांगने आया था, क्योंकि कल उसकी एक गलती से सारा काम बिगड़ते बिगड़ते बचा था। उस गलती की भरपाई के लिए वो सूचांग की सेटिंग किसी लड़के से कराना चाहता था। तांग ची ने ये बातें सुन ली। वो सीधा ब्रेक रूम में घुसा, अपना हक जताया और सबके सामने ऐलान कर दिया कि सूचांग उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर उस कलीग का दिमाग फिर से चकरा गया। उसे अपनी नौकरी की फिक्र होने लगी। वो जल्दी से उन्हें बधाई देकर वहाँ से 9-2-11 हो गया। उनके रिश्ते की खबर पूरे ऑफिस में आग की तरह फैल गई। लंच के वक्त सब उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कोई टीवी सीरियल चल रहा हो। तांग ची को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने सबके सामने सूचांग को अपने हाथ से खाना खिलाया। सूचांग शर्मा गई और उसे हटाने की कोशिश करने लगी, पर तांग ची ने उसका हाथ पकड़कर चूम लिया। आसपास के लोगों का तो जैसे दिमाग ही घूम गया। फिर तांग ची ने सबको इकट्ठा किया और ऑफिशियली अपने रिश्ते की घोषणा कर दी। तांग ची इतना खुश था कि उसने कलीग्स के साथ काफी ड्रिंक कर ली। आखिर में सूचांग को ही उसे गाड़ी चलाकर घर ले जाना पड़ा। नशे में धुत तांग ची अभी लेटा ही था कि अचानक उठ बैठा और सूचांग से अपने प्यार का इजहार करने लगा। तांग ची की इन प्यारी बातों को सुनकर सूचांग खुद को रोक नहीं पाई और उसकी बाहों में समा गई। उस रात दोनों साथ थे, लेकिन अगली सुबह तांग ची की मम्मी अचानक नाश्ता लेकर वहाँ पहुँच गयी। अंदर घुसते ही उन्हें एक लड़की के जूते दिखे। वो ये सोचकर फूले नहीं समाई कि उनके बेटे को आखिरकार गर्लफ्रेंड मिल गई। जैसे ही उन्होंने टेबल पर नाश्ता रखा, उन्हें कमरे के अंदर से आवाजें सुनाई दी। वो खुशी के मारे कमरे में नाचने लगी। तांग ची बाहर आया और मम्मी को सब समझाने की कोशिश करने लगा, पर जैसे ही वो मुड़ा, सूचांग एक लामा बन चुकी थी और मुंह से निकला आंटी। मम्मी को कंफ्यूज देखकर तांग ची ने बात बनाई कि ये वही लामा है जिसे वो और सूचांग पाल रहे हैं।
सू चांग को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी कैसे बन गई। वो जल्दी से नीचे दुबक गई और लामा होने का नाटक करने लगी। अपने कमरे में भागकर उसने ब्रेसलेट का कंट्रोल पैनल खोला। एक क्लिक करते ही वो वापस अपने असली रूप में आ गई, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ब्रेसलेट उसकी बात क्यों नहीं मान रहा। उधर तांगची की मम्मी भी सोच में पड़ गई कि भला लामा कैसे बोल सकता है। इस बीच सू चांग ने आईने में खुद को चेक किया, सब ठीक था, पर जैसे ही उसने तांगची की मम्मी को विश करना चाहा, ब्रेसलेट ने उसे कुआन तांग बना दिया। तांगची की मम्मी सन्न रह गई। उन्हें लगा कि उनके बेटे की गर्लफ्रेंड सू चांग असल में एक लड़का है। तांगची ने सफाई दी कि ये सू चांग का जिगरी दोस्त कुआन तांग है। सू चांग को लगा कुछ तो गड़बड़ है और वो फिर कमरे में ब्रेसलेट ठीक करने गई। तांगची की मम्मी को अब दाल में कुछ काला लगा कि आखिर उसके बेटे की गर्लफ्रेंड और ये लड़का एक ही बेडरूम में क्या कर रहे हैं। उन्होंने झटके से दरवाजा खोला। सामने देखते ही उनके होश उड़ गए। सू चांग अब फांग हुआ बन चुकी थी। तांगची की मम्मी को लगा कि शायद यही लड़की सू चांग है। उसने बात बनाई कि लामा की देखभाल करते वक्त सू चांग के चेहरे पर चोट लग गई थी, पर जब तांगची अपनी मम्मी को छोड़कर वापस आया तो उसने देखा कि सू चांग अपने असली रूप में वापस आ चुकी थी। जब सू चांग की बहन को पता चला कि उसने रात तांगची के घर बिताई है तो उसने जिद पकड़ ली कि अब तांगची को घर आकर मम्मी पापा से मिलना ही पड़ेगा। तांगची अपने होने वाले ससुराल वालों का दिल जीतना चाहता था, इसलिए उसने गुयू से सलाह मांगी। गुयू ऊपर से तो शांत दिख रहा था, पर अंदर से उसकी भी फटी पड़ी थी। वो खुद कब से सू चांग के मम्मी पापा से मिलने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि लिन युआन सू चांग के पेरेंट्स को अपने माता पिता जैसा ही मानती थी। उसने अपने होने वाले ससुर के परिवार को खुश करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने कई कुक बुक्स निकाली और तांगची को बताया कि सू चांग के मम्मी पापा दोनों खाना बनाने में उस्ताद हैं, खासकर सू चांग के पापा। उन्हें खाने पीने का बहुत शौक है और वो स्वाद के बड़े पारखी हैं। उनकी पसंदीदा जगहें जिम और सब्जी मंडी हैं। ये सुनकर तांगची के मन में गुयू के लिए इज्जत और बढ़ गई। उस शाम तांगची सू चांग के घर ऐसे पहुंचा जैसे किसी बड़े मिशन पर जा रहा हो। खाना बनाते वक्त सू चांग की मम्मी को पता चला कि सिरका खत्म हो गया है और उन्होंने सू चांग को नीचे दुकान पर भेज दिया। इस बीच तांगची सू चांग के पापा के साथ पुरानी फोटो देखने लगा, जहां पापा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए हाथों से ही अखरोट फोड़ डाले। ये देखकर तांगची को वो वक्त याद आया जब सू चांग ने उसके लिए अखरोट फोड़े थे, पर घर लौटते ही सू चांग को एहसास हुआ कि वो गायब हो गई है। घर में कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। उसने जल्दी से अपना ब्रेसलेट चेक किया, पर कंट्रोल पैनल काम नहीं कर रहा था। पक्का करने के लिए वो आईने के सामने गई तो उसे अपनी कोई परछाई नहीं दिखी। तभी उसे याद आया कि एलिवेटर में वो बूढ़ी औरत उसे देखकर क्यों डर गई थी। उसने तुरंत तांगची को फोन किया, पर जब तांगची ने उठाया तो उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। अब कोई रास्ता नहीं था तो सू चांग ने उसे मैसेज करके नीचे बुलाया। जब वो बाहर आया तो उसे पार्क के बेंच पर सू चांग का फोन मिला। उसे समझ आ गया कि वो यहीं कहीं है। उसने धीरे धीरे हाथ फैलाया और सू चांग का हाथ पकड़ लिया। तांगची ने उसे भरोसा दिलाया कि ब्रेसलेट में जो भी खराबी है वो उसे मिलकर ठीक कर लेंगे। अब चूंकि वो एक दूसरे को देख नहीं सकते थे तो उन्हें फोन के जरिए बात करनी पड़ रही थी। हालांकि बाहर वालों को तांगची हवा से बातें करता हुआ लग रहा था। तभी सू चांग के पापा बाहर आ गए। तांगची ने सू चांग का हाथ जोर से पकड़ लिया। तांगची ने झूठ बोला कि सू चांग को ऑफिस के किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए क्लाइंट से मिलने बाहर जाना पड़ रहा है। इस तरह बात टल गई। जैसे ही तांगची जाने वाला था, सू चांग के पापा उसे डिनर के लिए ऊपर ले गए। तांगची मना करना चाहता था, पर सू चांग ने उसे ऊपर खींच लिया। खाने के दौरान तांगची बार बार सू चांग की मदद कर रहा था ताकि वो खा सके, पर अचानक सू चांग के मम्मी पापा की नजर पड़ गई जब उन्होंने एक बत्तख की टांग को हवा में तैरते देखा। वो इतने डर गए कि अपनी सीट से उछल पड़े। तांगची ने फुसफुसाते हुए सू चांग को उसे नीचे रखने को कहा और फिर झूठ बोला कि वो बस एक जादू का करतब दिखा रहा था। तब जाकर मम्मी पापा ने राहत की सांस ली और वापस बैठे। तांगची ने सू चांग को इशारा किया कि अब मैजिक शो के लिए तैयार हो जाओ। खाना खाने के बाद तांगची सू चांग को अपने घर ले आया। उन्होंने पता चला कि ब्रेसलेट के फंक्शन अब बहुत कम हो गए हैं, तो उसने सू चांग से पानी के कप और फोन के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करवाए। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ब्रेसलेट में सू चांग का सारा डेटा रिकॉर्ड है। जो चीजें रिकॉर्ड नहीं है सिर्फ वही गायब नहीं हो सकती। इस बीच तांगची ने उस बूढ़ी औरत का स्केच बनाया। सू चांग ने पहचान लिया कि ये वही दादी हैं जिन्होंने उसे ये ब्रेसलेट दिया था। उन्हें ढूंढना ही सू चांग को वापस ठीक करने का इकलौता रास्ता था। तांगची ने तुरंत स्केच का प्रिंट निकाला और वो उन दादी का पता लगाने के लिए फूलों की दुकानों पर फोन करने लगा। सू चांग ने पीछे से उसे गले लगा लिया ताकि उसकी निराशा कम हो सके। तांगची ने तुरंत चेहरे पर मुस्कान लाई और उसे नाश्ते के लिए ले गया। अब वो सू चांग को न देख सकता था न सुन सकता था, वो सिर्फ उसे छूकर महसूस कर सकता था। नाश्ते के बाद तांगची फूल वाली दादी को ढूंढने निकल गया। सू चांग ने भी हाथ पर हाथ रखकर बैठने से मना कर दिया और खुद दादी को ढूंढने के लिए टैक्सी बुलाई। पर जब टैक्सी आई तो ड्राइवर को वो दिखी ही नहीं। कोई और चारा न देख उसने राइड कैंसिल की और बस पकड़ ली। पूरे रास्ते सू चांग लोगों से बचकर चलती रही। उसे डर था कि कहीं
उसकी वजह से दूसरों को कोई मुसीबत न हो जाए। तांग ची ने आसपास की हर फूलों की दुकान छान मारी, पर वो बुढ़िया कहीं नहीं मिली। जैसे ही वो आखिरी दुकान पर पूछताछ कर रहा था, दरवाजे की घंटी बजी। तांग ची को तुरंत एहसास हो गया कि सूचांग आ गई है। उसने आगे बढ़कर सूचांग का हाथ थाम लिया और राहगीरों की हैरानी भरी नजरों को नजरअंदाज कर दिया। तांग ची उसे गोद में उठाकर ले गया। फिर वो दोनों उस बुढ़िया की पहचान पता करने पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पता चला कि वो तो 2 साल पहले ही गुजर चुकी है। फिर वो एक गैराज पहुँचे। सूचांग ने अलग अलग औजारों से ब्रेसलेट तोड़ने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। तभी लिन युआन और गुयू वहाँ आ गए। असल में लिन युआन का पूरा दिन सूचांग से संपर्क नहीं हो पाया था, इसलिए उसने तुरंत गुयू को ढूंढा। गुयू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या समझाए। वो बस उसे यहाँ ले आया क्योंकि सूचांग पागलों की तरह ब्रेसलेट तोड़ने में लगी थी। ब्रेसलेट को तो कुछ नहीं हुआ, पर सूचांग के हाथ जख्मी हो गए। तांग ची के पास उसे दवाई दिलाने के लिए फार्मेसी ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। सूचांग कहीं उसकी पहुंच से दूर न हो जाए, इसलिए तांग ची ने अपना कोट उतारकर उसके ऊपर डाल दिया। फार्मेसी में तांग ची बार बार बाहर देख रहा था। उसे डर था कि कहीं सूचांग गायब न हो जाए और वो उसे ढूंढ न पाए। इधर सूचांग कुर्सी पर बैठकर तांग ची का इंतजार कर रही थी। तभी उसे कुछ लड़कों की आवाज सुनाई दी जो एक छोटी बच्ची को परेशान कर रहे थे। उसे याद आया कि कैसे बचपन में ताकतवर होने की वजह से उसका मजाक उड़ाया जाता था, इसलिए उसने कोट वहीं रखा और उन लड़कों को डांटने पहुंच गई। लड़के बुरी तरह डर गए। उन्हें लगा कि उनका सामना किसी गायब होने वाले भूत से हो गया है, लेकिन उस छोटी बच्ची को लगा कि वो किसी परी से मिली है। उस बच्ची को विदा करने के बाद अचानक उड़ती हुई एक फुटबॉल सूचांग को लगी और वो बेहोश होकर सड़क किनारे गिर गई। वहाँ से गुजर रहे एक लड़के को कुछ पता नहीं चला। उसने अपनी बॉल उठाई और चलता बना। दवाई खरीदने के बाद जब तांग ची ने देखा कि सूचांग वहाँ नहीं है, तो उसके हाथ पांव फूल गए। वो सड़क पर पागलों की तरह सूचांग का नाम चिल्लाने लगा, पर उसके फोन की आवाज भी ब्रेसलेट की वजह से रुक गई थी, इसलिए तांग ची को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसे ये भी पता था कि अगर सूचांग को पता होता कि वो फार्मेसी में है, तो वो बिना बताए कभी नहीं जाती। इसका मतलब सिर्फ यही था कि सूचांग के साथ कोई हादसा हुआ है और वो उसका फोन नहीं उठा पा रही। ट्रैफिक के शोर के बीच तांग ची की चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी उसे याद आया कि वो एक टेट्राक्रोमेट है। डॉक्टर ने कहा था कि उसकी आंखें एक आम इंसान से 100 गुना ज्यादा रंग देख सकती हैं। उसने तुरंत अपना चश्मा उतारा और उन चुंधिया देने वाली रोशनियों के बीच गौर से देखा। आखिरकार उसे सड़क के उस पार सूचांग दिख गई। तब एक तेज कार उसकी तरफ आने लगी। तांग ची अपनी पूरी जान लगाकर दूसरी तरफ भागा। उसने ठीक उसी वक्त कार को रोक लिया जब वो सूचांग को कुचलने ही वाली थी। तांग ची लगातार सूचांग को आवाज देता रहा। उसे डर था कि कहीं वो उसे छोड़कर चली न जाए। तभी सूचांग को होश आया और उसने तांग ची को बताया कि वो ठीक है। तांग ची ने सूचांग को कसकर पकड़ लिया। उसे डर था कि वो फिर से ओझल न हो जाए। सूचांग ने अपने घर वालों से कहा था कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रही है और ऑफिस में बीमारी की छुट्टी ले ली थी, पर जब उसके कलीग्स घर हालचाल पूछने पहुंचे तो मम्मी पापा को समझ आया कि उनकी बेटी किसी ट्रिप पर नहीं गई है। लिन युआन ने गौर किया कि उसे कई दिनों से सुस्ती लग रही है और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। उसकी एक दोस्त जो माँ बनने की कोशिश कर रही थी, उसे तुरंत शक हुआ कि लिन युआन प्रेग्नेंट हो सकती है। उसने अपने बैग से प्रेगनेंसी टेस्ट निकाला और लिन युआन को टेस्ट करने को कहा। लिन युआन सन्न रह गई। उसने तो पूरी सावधानी बरती थी, फिर ये कैसे हो सकता है? वैसे भी वो कभी शादी या बच्चे नहीं चाहती थी। अपने पुराने पारिवारिक हालातों की वजह से उसका मन शादी बच्चों से भर चुका था। अगर गुयू उसकी शर्तों पर राजी न होता और उसके मन में गुयू के लिए फीलिंग्स न होती, तो वो शायद कभी किसी रिश्ते में पड़ती ही नहीं। अब प्रेग्नेंट होने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने सूचांग को सब बताया। सूचांग ने तुरंत उसके लिए कई अलग अलग ब्रांड के प्रेगनेंसी टेस्ट खरीदे। हर टेस्ट में नतीजा वही निकला। फिर सूचांग लिन युआन को चेकअप के लिए अस्पताल ले गई। वहाँ अचानक उनका सामना गुयू से हो गया, जो अपनी माँ को अस्पताल लाया था। लिन युआन ने अभी तक बच्चे के बारे में कोई फैसला नहीं किया था और वो नहीं चाहती थी कि गुयू को पता चले, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि वो सूचांग के साथ चेकअप के लिए आई है। गुयू ने देखा कि वो दोनों लेडीज डॉक्टर के पास से आ रही हैं और सूचांग के हाथ में मैटरनिटी बुक भी थी। उसे गलतफहमी हो गई कि सूचांग प्रेग्नेंट है। अगले दिन ऑफिस में उसने ये बात तांगची को बता दी। ये सुनते ही तांगची के होश उड़ गए। सूचांग उसे बार बार इशारे कर रही थी। तांगची दिमाग का तेज था। वो तुरंत समझ गया कि असल में लिन युआन प्रेग्नेंट है, पर गुयू उसे लेक्चर दिए जा रहा था। तांगची अपने बेस्ट फ्रेंड को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे सच बताए या नहीं। उस शाम सूचांग की बहन लिन युआन के लिए सूप लेकर आई। उसने गुयू और लिन युआन की बातें सुन ली और उसे लगा कि सूचांग प्रेग्नेंट है। उसके हाथ से सूप छूट गया और वो भागती हुई घर गई और मम्मी पापा को सब बता दिया। सूचांग के मम्मी पापा ने उन दोनों को घर बुलाया। तांगची की तो सांसें ही रुकी हुई थीं। कोई और चारा नहीं था। आखिरकार सूचांग को सच उगलना ही पड़ा। लिन युआन प्रेगनेंसी को लेकर अभी भी उदास थी। गुयू को लगा कि वो इसलिए दुखी है क्योंकि उसने तांगची को सूचांग के बारे में बता दिया था। उसने उसे खुश करने के लिए जी जान लगा दी और खुद उसके लिए बढ़िया स्टेक बनाया। डिनर के बाद उसने सारा काम भी खुद किया। उसकी इस देखभाल ने धीरे धीरे लिन युआन का दिल पिघला दिया। आखिरकार लिन युआन ने अपनी प्रेगनेंसी की बात कबूल कर ली।
ली। गुयू को हमेशा से पता था कि लिन युआन अपने बचपन के जख्मों की वजह से शादी और बच्चों से दूर भागती है। वो उससे प्यार करता था, इसलिए उसने उसके हर फैसले का सम्मान किया ताकि वो उसका भरोसा जीत सके। गुयू ने उसे पहले से भी ज्यादा प्यार देना शुरू कर दिया। वो सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के लिए ऐसा नहीं कर रहा था, वो चाहता था कि लिन युआन, जिसने कभी प्यार नहीं देखा, वो अब खुद को बहुत खास महसूस करे। डिनर पर गुयू ने साथ में एक खूबसूरत भविष्य का सपना दिखाया। उसका मानना था कि लिन युआन एक बेहतरीन माँ बनेगी और वो खुद एक जिम्मेदार पिता बनेगा और उसकी मम्मी एक बहुत अच्छी दादी साबित होंगी। उनके बच्चे का बचपन बहुत खुशहाल होगा। लिन युआन उसकी बातों से पिघल गई और उसने बच्चे को रखने का फैसला कर लिया। जैसे जैसे डिलीवरी का वक्त नजदीक आया, वो खुद सूचांग की मम्मी के साथ बच्चे का सामान खरीदने जाने लगी। कुछ समय बाद तांग ची ने सूचांग को दोबारा प्रपोज करने की तैयारी की। उसने काफी वक्त से इसके लिए प्लानिंग की थी, पर मजे की बात ये थी कि उन दोनों का आइडिया एक जैसा ही निकला। सूचांग ने भी अपनी जेब से एक अंगूठी निकाल ली। उन्होंने एक सादी सी शादी की जिसमें परिवार और दोस्तों का आशीर्वाद मिला। पर शादी का गेम बड़ा ही अजीब था। दूल्हा और दुल्हन के बीच पंजा लड़ाने का मुकाबला। भला तांग ची सूचांग की सुपर ह्यूमन ताकत का मुकाबला कैसे कर पाता। पर जब सूचांग ने अपना इनाम मांगा तो उसे एहसास हुआ कि जीत हो या हार, फायदा तो दोनों का ही है। उस पल इन दोनों की कहानी का एक बहुत ही खूबसूरत हैप्पी एंडिंग होती है।